हेलो, दिस इज डॉक्टर स्निग्धा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन केम फोकस। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही आसान सा टॉपिक माना जाता है। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। बच्चा, आपने कभी सुना होगा इररिवर्सिबल रिएक्शन। इररिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, ये देखते हैं। ए और बी, ये दो हैं रिएक्टेंट, और ये मिलकर बना रहे हैं सी और डी। ए और बी कंबाइन करके सी और डी बना रहा है, तो ए और बी को आप क्या बोलते हो? इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ठीक, और इनको बोला जाता है प्रोडक्ट्स। ये होते हैं प्रोडक्ट्स। ओके, चलो। अब टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, बिल्कुल इनिशियल टाइम पे जब रिएक्शन शुरू होती है, तो आपके पास क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट होता है। आप केवल दो रिएक्टेंट को मिक्स करते हो, फिर वो आपस में रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन धीरे धीरे आगे बढ़ती है और प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ओके। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वी हैव ओनली रिएक्टेंट्स। फाइन। फिर धीरे धीरे ये रिएक्शन आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। एक टाइम आया जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, कंप्लीशन। कंप्लीशन रिएक्शन की जो कंप्लीशन होती है ना, उसका ये मतलब होता है कि अब पूरे पूरे रिएक्टेंट खत्म हो चुके हैं और हमें प्रोडक्ट मिल गया है। तो जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, तो हमारे पास होता है सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स। ठीक है, इस तरह के रिएक्शन को आप कहते हो इररिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब ये रिएक्शन सिर्फ एक डायरेक्शन में चल रही होती है। ए और बी कंबाइन करता जाता है और सी और डी को फॉर्म करता जाता है। फिर एक टाइम आता है जब ए और बी खत्म हो जाता है और सिर्फ सी और डी रह जाता है कंटेनर में। ओके, ठीक है। इस तरह के रिएक्शन को इररिवर्सिबल बोलोगे या फिर यूनिडायरेक्शनल भी बोल सकते हो। फाइन, वी कैन कॉल देम यूनिडायरेक्शनल एज वेल। यूनी डायरेक्शनल भी कह सकते हैं। ठीक, ओके। नेक्स्ट कैटेगरी इज रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन सेकेंड टाइप की रिएक्शन है। क्या होता है इनमें? हम टाइम t इज इक्वल टू 0 पे सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट से शुरू करते हैं। हमारे पास केवल और केवल रिएक्टेंट होता है। जैसे कि हमारे पास है a और b, बस इतना ही है। ठीक है, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वी हैव ओनली रिएक्टेंट्स। फिर रिएक्शन धीरे धीरे आगे बढ़ी तो क्या हुआ? प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ। ठीक है, प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ। लेकिन ये वाली जो रिएक्शन होती है, इसको आप कितना भी टाइम दे दो, आप इसको आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 दिन, जितना टाइम चाहिए उतना टाइम दे दो। इस रिएक्शन को आप कितना भी टाइम दे दो, लास्ट में अगर आप ऑब्जर्व करोगे एट टाइम t इज इक्वल टू इंफिनिटी, मतलब टाइम की कोई झंझट नहीं है। आपने इसको जितना टाइम चाहिए उतना टाइम दे दिया है, मोर देन एनफ टाइम दे दिया है। रिएक्शन को खूब सारा टाइम दे देने के बाद भी अगर आप इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करोगे, तो किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे या फिर टाइम t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे इवन आपको रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट दोनों का मिक्सचर मिलेगा। मतलब ये रिएक्शन कभी भी खत्म नहीं होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि पूरा पूरा रिएक्टेंट खत्म हो गया हो और हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट मिले। आप इस रिएक्शन को बहुत सारा टाइम दे दो, फिर भी आपको कंटेनर में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का ही मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ देखते हैं। ए और बी तो हमें शुरू में मिल रहे हैं। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे हमें क्या मिल रहा है? ए एंड बी। ओके, लेकिन टाइम t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे हमें हमें C और D के साथ साथ A और B भी मिलता है। तो अब हम इसको एक्सप्लेन क्या करते हैं? हम कहते हैं कि देखो, A और B C और D बना रहा है, ये तो तय बात है, ये तो ठीक है। A और B जो है ये C और D बना रहा है, परफेक्ट। लेकिन अगर रिएक्शन सिर्फ इसी डायरेक्शन में चल रही होती, फिर तो सिर्फ C और D बनता जाता और A और B पूरा कंज्यूम हो जाता। लेकिन जो रिएक्शन है वो साथ ही साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चल रही है। मतलब C और D भी कंबाइन करके A और B को बना रहे हैं। ये रीजन है कि A और B कभी भी खत्म नहीं होता है और एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम आपको A, B, C, D इन सब की मिक्सचर ऑब्टेन होती है। ठीक है, ओके। एक एग्जाम्पल बता देती हूँ इस तरह के रिएक्शन का। ये है अमोनिया। अमोनिया चाहो तो आप बनाओ, या फिर चलो N2 और 3H2, ये क्या बना रहा है? 2NH3, अमोनिया गैस बन गया। ठीक है,
ये जो रिएक्शन होती है ना, ये रिएक्शन होती है रिवर्सिबल। मतलब शुरू में आप N2 और H2 लोगे, लेकिन उसके बाद जब टाइम बढ़ेगा, मतलब टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, टाइम t इज इक्वल टू 1 आवर, टाइम t इज इक्वल टू 1 डे, आप टाइम को बढ़ाते जाओगे और हर मोमेंट पे ऑब्जर्व करते जाओगे। आपको हर मोमेंट पे उस रिएक्शन कंटेनर में, वो जो कंटेनर है जिसमें रिएक्शन हो रही है, उसमें आपको रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ अमोनिया मिले। ओके, क्योंकि क्या होता है, इस तरह की रिएक्शन में N2 और H2 कंबाइन करके अमोनिया बनाते हैं, और साथ ही जो अमोनिया बना है वो टूट टूट कर N2 और H2 बनाता रहता है। इसलिए N2 और H2 कभी भी पूरा खत्म नहीं होता, वो कंबाइन भी करते हैं और साथ साथ रीअपियर भी होते हैं, बनते भी जाते हैं। ठीक है, कंज्यूम भी हो रहे हैं, बन भी रहे हैं। डन। ओके, अब आप समझ गए हो रिवर्सिबल रिएक्शन किसको कहते हैं। जिस तरह से आप इरिवर्सिबल रिएक्शन को यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन बोले हो, सिमिलरली आप एक रिवर्सिबल रिएक्शन को बाई डायरेक्शनल रिएक्शन भी बोल सकते हो। तो ये है आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन, ऑल्सो नोन एज बाई डायरेक्शनल रिएक्शन। डन, समझ में आ गई है बात। तो आप ये ध्यान रखना कि एनी मोमेंट ऑफ टाइम पे अगर आप रिवर्सिबल रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट इसका मिक्सचर मिलता है। ठीक है, ओके। अब एक साइंटिस्ट है गुलबर्ग एंड वोगे। अकॉर्डिंग टू गुलबर्ग एंड वोगे, ये जो साइंटिस्ट है हमारे गुलबर्ग एंड वोगे, इन्होंने कहा कि देखो, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। रेट का मतलब क्या होता है, स्पीड, गति। ठीक है, तो एक रिएक्शन किस स्पीड से आगे बढ़ेगी, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन को फिलहाल मैं एक्टिविटी लिख रही हूं, एक्टिविटी में और भी क्या छुपा हुआ है ये मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल आपको एक्टिविटी टर्म को कॉन्सेंट्रेशन मानकर चलना है। ओके, अकॉर्डिंग टू गुलबर्ग वोगे, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन is directly proportional to concentration or activity of reactants raised to the power their stoichiometric coefficient, raised to the power their stoichiometric coefficient। ठीक है, समझ गए हो। ओके, अब ये जो सेंटेंस लिखा है इसको मैं एलैबोरेट कर रही हूं। लेट्स सपोज एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, और इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, मतलब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपने जो न्यूमेरल यूज किया है वो क्या है, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d। ओके, चलिए अब क्या कर रहे हैं, अब हम रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। जब भी कभी A और B मिलकर C और D बनाएगा, मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, इसको आप बोलते हो फॉरवर्ड रिएक्शन। और C और D जब मिलकर A और B बनाने लगता है, उल्टा चलने लगता है, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। ओके, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर होगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अभी बराबर नहीं, अभी प्रोपोर्शनल लिख लेते हैं। तो गुलबर्ग वोगे ने क्या कहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल डायरेक्टली बी प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट्स। फॉरवर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट कौन है, देखो A और B है फॉरवर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट, तो A टू द पावर स्मॉल a और B टू द पावर स्मॉल b। क्लियर, ओके। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो उन्होंने कहा था कि एक रिएक्शन के जो रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट।
बैकवर्ड रिएक्शन के लिए बताइए रिएक्टेंट कौन है बैकवर्ड रिएक्शन के लिए? तो सी और डी रिएक्टेंट है, ठीक है। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल डायरेक्टली बी प्रोपोर्शनल टू सी की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू डी की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्योंकि आपको पता है बैकवर्ड रिएक्शन की जो रेट है वो डिपेंड करेगी बैकवर्ड रिएक्शन की जो रिएक्टेंट है उसके ऊपर, और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन सा है? सी और डी। क्लियर? ओके। अब ये जो हमने रेट लिखा है ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको मैं आरएफ लिख रही हूं। कभी भी प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर अगर आप इक्वेट करना चाहते हो तो क्या करते हो? एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज करते हो, राइट? तो आरएफ इज इक्वल टू, यहां पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देंगे तो जो प्रोपोर्शनल साइन है वो इक्वेट में बदल जाएगा, है ना। आरएफ इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज केएफ इनटू ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी। ओके, ठीक है। आरबी इज इक्वल टू के बी इंटू सी टू द पावर सी डी टू द पावर डी। क्लियर? ठीक है। अब आरएफ और आरबी ये दोनों डिफाइन हो गया। केएफ जो है ना और ये जो केबी है, इनको कहा जाता है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, क्योंकि ये अल्टीमेटली कांस्टेंट है जो आपको रेट डिफाइन करके दे रहे हैं, है ना। तो हम लिख लेंगे केएफ, केएफ इज रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और KB is rate constant of backward reaction। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो ये आपका रिएक्शन है, कोई सा भी रिएक्शन एक एग्जांपल ले लेती हूं, जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया N2 plus 3H2 gives 2NH3, ये रिएक्शन लिया एग्जांपल में, ठीक है। ओके, अगर आपको बोला जाए इसकी आप रेट डिफाइन करिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो आप क्या बोलोगे? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू KF इनटू N2 की कॉन्सेंट्रेशन इनटू H2 की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 3। ओके, एंड RB इज इक्वल टू KB इनटू NH3 की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 2। क्लियर है बात? ओके, RF और RB ये दोनों ही आपने डिफाइन कर दिया, फाइन। चलो, अब एक टर्म है रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट जो है उसे हम कहते हैं Q, ठीक है। रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है? Q इज डिफाइंड एज, Q का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द पावर स्टोइकियो कोएफिशिएंट अपॉन concentration of reactant to the power stoichio coefficient। इस तरह से डिफाइन किया जाता है रिएक्शन कोएफिशिएंट को। रिएक्शन कोएफिशिएंट को हम रिएक्शन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। ओके, चलो, तो Q इज इक्वल टू, क्या डिफाइन करोगे बच्चा? प्रोडक्ट। क्या है प्रोडक्ट बताइए? प्रोडक्ट तो आपका अभी हम जो C और D एग्जाम्पल देखे थे, A प्लस B गिव्स C एंड D, उसमें प्रोडक्ट क्या था? C और D प्रोडक्ट था, है ना। ठीक है, देखो हमेशा ही अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन रहेगी ना, तो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन का प्रोडक्ट है उसी को आप जनरल प्रोडक्ट बोल दोगे। ओके, हमेशा ही फॉरवर्ड रिएक्शन को आप डिफॉल्ट रिएक्शन मानोगे। डन? तो Q इज इक्वल टू C टू द पावर C इंटू D टू द पावर D अपॉन A टू द पावर A इंटू B टू द पावर B। लिख दिया। यही बात अगर हम इस एग्जाम्पल में लिखना चाहें जो अमोनिया वाली एग्जाम्पल है, तो हम क्या लिखेंगे? N2 और H2 मिलकर क्या बना रहा है? अमोनिया बना रहा है। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या हो जाएगी? Q विल बी इक्वल टू NH3 टू द पावर 2 अपॉन N2 के ऊपर तो कुछ नहीं है ना, और H2 के ऊपर कितना है? पावर है किसका? 3 का। ओके, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू अमोनिया टू द पावर 2 अपॉन N2 इंटू H2 टू द पावर 3। ओके, चलो, ये रिएक्शन कोएफिशिएंट हमने डिफाइन कर दिया। ठीक, अब हम आ जाते हैं वापस से अपने पॉइंट पे। आप समझ गए हो इस बात को कि हमने कहा था कि हमारा जो रेट होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है।
सिमिलरली रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा था, सी और डी पे डिपेंड कर रहा था। डन। ओके, तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये हमने लिखा भी था, मैं फिर से लिख देती हूँ, a टू द पावर a b टू द पावर b, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा था, c टू द पावर c d टू द पावर d। ओके डन। चलो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, आप थोड़ा सोचो, ये जो a और b है ये तो रिएक्टेंट्स है ना, तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है उसकी रेट किस पे डिपेंड करती है, रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है ना। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट डिपेंड करती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे। सिमिलरली बोले तो बैकवर्ड रिएक्शन जो है उसकी रेट किस पे डिपेंड करती है, बैकवर्ड रिएक्शन की रेट डिपेंड करती है ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। कोई दिक्कत नहीं, ओके ठीक है। अब ये थोड़ा सोचो, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो उस टाइम पे रिएक्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम होती है, क्योंकि हम शुरू ही करते हैं रिएक्शन को हमेशा रिएक्टेंट से, फिर धीरे धीरे वो रिएक्टेंट कंज्यूम होता जाता है और प्रोडक्ट बनता जाता है ना, ऐसा ही होता है। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, मतलब इनिशियल टाइम पे हम कहां से शुरू करते हैं बच्चों, हम रिएक्टेंट से शुरू करते हैं, तो हमारे पास होता है केवल और केवल रिएक्टेंट इन आवर कंटेनर, ठीक है। तो हमने टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, मतलब इनिशियल टाइम पे रिएक्टेंट जो होती है उसकी वैल्यू होती है मैक्सिमम, और उसके बाद क्या होता है, वो रिएक्टेंट धीरे धीरे कंज्यूम होता जाता है और प्रोडक्ट बनाता जाता है, तो फिर धीरे धीरे टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो जब आप टाइम को बढ़ाते जाओगे ना तो धीरे धीरे रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज होती जाएगी, करेक्ट बात है, ओके। नाउ प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे प्रोडक्ट कितना होता है, प्रोडक्ट तो 0 होता है, राइट, प्रोडक्ट तो होता ही नहीं है टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, और फिर टाइम को बढ़ाने के साथ साथ प्रोडक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है, करेक्ट। चलो अब हम देखते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू में तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे तो मैक्सिमम होगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होती जाएगी, सही बात है, क्योंकि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज मैक्सिमम एट टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड decreases with time, decreases with टाइम, ठीक। अब आ जाते हैं हम रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन में। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे तो प्रोडक्ट है ही नहीं, प्रोडक्ट 0 है, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो कि डिपेंड करता है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन पे। थोड़ा इसके बारे में सोचना, प्रोडक्ट अगर शुरू में 0 है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कितना होगा, ऑब्वियसली 0 होगा, है ना। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज 0 एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। और क्योंकि प्रोडक्ट की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती जा रही है, दैट्स व्हाई रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी टाइम के साथ बढ़ता जाएगा, ठीक है। RB increases with time, क्लियर, समझ गए बात को, ओके। अब देखो थोड़ा लिखते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। RF रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू में तो था मैक्सिमम, लेकिन जब टाइम बढ़ने लगा तो धीरे 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 इसकी वैल्यू घटने लगी, ठीक है, ओके। RB जो था वो शुरू में कितना था, 0। RB दिख रहा है आपको, RB नहीं दिख रहा है, RB में थोड़ा ऊपर लिख देती हूं, फिर RB जो था वो स्टार्ट में कितना था, 0 था, ठीक है। एट और धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वो क्या होने लगा, बढ़ने लगा। तो टाइम के साथ साथ RF घटता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, और RB जो है वो 0 से बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एक टाइम आता है जिस टाइम पे RF और RB इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है, उसी टाइम को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो RF शुरू में सबसे ज्यादा है, वो घट रहा है, RB की वैल्यू स्टार्ट में 0 है, बहुत कम है, वो धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है, फिर फाइनली एक टाइम आता है जिस टाइम पे RF घटकर
और आरबी बढ़ते बढ़ते दोनों की वैल्यू बराबर हो जाती है, उसी टाइम को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, ठीक है, तो एक बार हम नोट कर लेते हैं, ये जो अमेजिंग सा टाइम आया है इसे हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम RF इज इक्वल टू RB। ओके, इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है, करेक्ट, फाइन। RF के बारे में जानते हो ना, RF को हमने रिप्रेजेंट कैसे किया था? KF इंटू रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन A टू द पावर A B टू द पावर B इज इक्वल टू KB इंटू C टू द पावर C D टू द पावर D। ओके, चलो अब इसको थोड़ा रीअरेंज करना। रीअरेंज कैसे करेंगे? थोड़ा सा D टू दी पावर D कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को एक साथ भेज देंगे और कांस्टेंट को एक जगह पे कर देंगे, एक साइड में। कांस्टेंट देखिए, आपको पता है ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? ऊपर वाली इक्वेशन हमें मिल जाएगी। अब आप इसको बहुत जोर से ध्यान से देखो, ये क्या दिख रहा है? क्या ये Q दिख रहा है? यस, ये Q है। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की वैल्यू ये Q है, और जो आपको Q मिला है ना, ये Q बहुत ही स्पेशल Q है, क्योंकि ये Q आपको इक्विलिब्रियम पे मिला है। तो Q at equilibrium, Q when defined at equilibrium is also known as equilibrium constant। लिख देती हूं, Q at equilibrium is known as इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको आप डिनोट करते हो KEQ से। ओके, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक। और ये किसके बराबर है? KF अपॉन KB के बराबर है। तो Q को अगर आप इक्विलिब्रियम पे डिफाइन कर दोगे तो उसे ही आप KEQ बोलोगे। अच्छा, Q को डिफाइन किस तरह से करेंगे एट इक्विलिब्रियम? एट इक्विलिब्रियम डिफाइन करने का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C आप इक्विलिब्रियम वाली पुट करोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D भी आप इक्विलिब्रियम वाली पुट करोगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात हो रही है ना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A आप इक्विलिब्रियम पे पुट करोगे और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B जो भी रहेगी इक्विलिब्रियम पे वो आप पुट करोगे। ओके, तो ये सारी वैल्यूज को पुट कर देने के बाद आपको मिल जाएगा KEQ, ऑल्सो नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक और तरीका इसको डिफाइन करने का, KF अपॉन KB, मतलब रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, चलो ये तो हमने कर दिया डिफाइन, हो गया ये। हम एक ग्राफ सीखने जा रहे हैं, तो N2 और वही पुराना हमारा रिएक्शन 3H2 गिव्स 2 अमोनिया। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन है, और इस रिएक्शन में टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, तो आपको पता है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? रिएक्टेंट्स होगा, प्रोडक्ट होगा ही नहीं, है ना। तो प्रोडक्ट 0 होगा, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट है। लेट सपोज हमारे पास N2 है 10 शुरू में और हाइड्रोजन है 20। ठीक है, फिर टाइम आगे बढ़ा, टाइम t इज इक्वल टू 1 मिनट, टाइम t इज इक्वल टू 2 मिनट्स एंड सो ऑन, और रिएक्टेंट क्या होता गया? कंज्यूम होता गया, प्रोडक्ट्स बनते गए। ठीक है, अब मान लेते हैं टाइम t इज इक्वल टू 10 मिनट्स पे इक्विलिब्रियम अटेन हो गई है। ठीक है, टाइम t इज इक्वल टू 10 मिनट्स आया और इस पे हो गई इक्विलिब्रियम अटेन। अब जब इस पे इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन तो आप समझते हो, अभी फिलहाल मैं आपको बता देती हूं कि इस कंडीशन में लेट सपोज हमारे पास कितने मोल्स बचे रह गए? 7 मोल्स हाइड्रोजन के बचे हुए रह गए, मैंने अज्यूम किया है। ठीक है, ओके बच्चा, अगर N2 1 रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन कितना रिएक्ट करता है? 3 रिएक्ट करता है ना। अभी मैंने क्या किया? 10 में से 7 बचा हुआ है, इसका मतलब 3 नाइट्रोजन रिएक्ट किया है। तो आप बताओ हाइड्रोजन कितना रिएक्ट करेगा? 9 रिएक्ट करेगा। ट्रिपल हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब 9 रिएक्ट कर गया। तो 20 में से 9 रिएक्ट कर गया है, इसका मतलब अभी कितना बचा फाइनली? 11। तो जब इक्विलिब्रियम शुरू हुई है उस समय हमें नाइट्रोजन 7 दिख रहा है और हाइड्रोजन 11 दिख रहे हैं। ठीक है, अमोनिया को देखो, एक अगर नाइट्रोजन रिएक्ट करता है तो अमोनिया कितना बनता है? 2 बनता है। ठीक है, ओके, अगर नाइट्रोजन 3 रिएक्ट किया है तो इसका मतलब अमोनिया कितना बनेगा? 6 बनेगा। ये कंडीशन है स्टार्ट ऑफ इक्विलिब्रियम की, इतने मोल्स है सभी के एट द स्टार्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब टाइम t इज इक्वल टू 10 मिनट्स। ठीक है, ओके, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन समझते हो ना? एट इक्विलिब्रियम क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है।
स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। ओके, स्पीड को हम हमेशा विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफाइन करते हो, तो हम मान लेते हैं कि जब इक्विलिब्रियम स्टार्ट हुआ उस टाइम पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया 1 मोल पर मिनट है, ठीक है। ओके, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया 1 मोल पर मिनट है, ये मैंने अज्यूम किया है एट द स्टार्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। मैं आपको कुछ समझाना चाह रही हूं यहां से, ये अजम्पशन है, ठीक। अब देखो, ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, मतलब N2H2 कंबाइन करके अमोनिया बना रहा है, इस फॉरवर्ड रिएक्शन को आप क्या बोलोगे? अमोनिया के बनने की रिएक्शन। और जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसको आप क्या बोलोगे? अमोनिया के टूटने की रिएक्शन, क्योंकि उस रिएक्शन में अमोनिया टूटकर N2 और H2 बना रहा है, ठीक है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन को हम बोलेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन यहां पर क्या है? फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ठीक, ये है फॉरवर्ड रिएक्शन। और बैकवर्ड रिएक्शन क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, ये है बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक। ओके, फॉरवर्ड रिएक्शन को आप एक और चीज बोल सकते हो N2 और H2 की कॉम्बिनेशन, है ना। मतलब N2 और H2 कंबाइन कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, और बैकवर्ड में क्या हो रहा है? N2 और H2 बन रहे हैं, ठीक है। ओके, अब क्या हुआ? इक्विलिब्रियम शुरू हुई, तो इक्विलिब्रियम पे आपको पता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब स्पीड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एंड स्पीड ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, ये दोनों बराबर हो जाएगी, ठीक है। मैंने आपसे कहा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज 1 मोल पर मिनट। अब ये है अमोनिया, ठीक है। अमोनिया 6 बन चुका है, टाइम t इज इक्वल टू 10 मिनट्स पे। ओके, अब टाइम t इज इक्वल टू 11th मिनट पे क्या होगा? अब तो एक बार इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गई है, फिर तो क्या हुआ है? रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो गई है। इसका मतलब है कि अब टाइम t इज इक्वल टू 10 मिनट्स पे जब अमोनिया कितना है? 6, उस टाइम पे अब अगर हम देखें t इज इक्वल टू 11 मिनट्स तक, तो क्या होगा? एक अमोनिया बनेगा, फॉरवर्ड से एक अमोनिया बनेगा और बैकवर्ड से एक अमोनिया टूटेगा। मतलब एक बन रहा है और उतना ही एक टूट रहा है। इट मींस अभी भी अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन कितनी रह जाएगी? 6 रह जाएगी। फिर और आगे आप बढ़ोगे, t इज इक्वल टू 12 मिनट्स पे जाओगे, तब भी यही होगा, एक अमोनिया बनेगा, एक अमोनिया टूटेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है ना। और एक बार इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, फिर तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर हो जाती है, उसी को आप इक्विलिब्रियम बोलते हो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक बार 6 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया ऑब्टेन हो चुके हैं, तो वही 6 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया हमेशा मेंटेन रहेंगे, ठीक है। ओके, इट मींस अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया हो गई है कांस्टेंट, ठीक। तो एक बार इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, उसके बाद अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गई। सिमिलरली आप इनको भी देखो, H2 और नाइट्रोजन को भी देखो, H2 और नाइट्रोजन को भी देखो, इनमें भी तो वही बात होगा। जिस रेट के साथ ये कंबाइन कर रहे हैं, जिस रेट के साथ ये खत्म हो रहे हैं, उसी रेट के साथ ये बन भी रहे हैं। तो एक बार इक्विलिब्रियम अटेन हो जाती है, उसके बाद तो फिर अमोनिया की, हाइड्रोजन की और नाइट्रोजन की, इन सभी की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी और उतनी ही रहेगी जितनी वो स्टार्ट ऑफ इक्विलिब्रियम पे थी। तो नाइट्रोजन के मोल्स आपको आगे कितने कितने मिलते रहेंगे? 7 मिलते रहेंगे, हाइड्रोजन 11 और अमोनिया 6। समझ गए हो? ठीक है। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि एक बार इक्विलिब्रियम जब अटेन हो जाता है, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों ही कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो एक बार इक्विलिब्रियम वंस अटेन्ड, फिर क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ reactants and products become constant, ठीक है। concentration of reactants and products become constant, और ये उतनी ही रहेगी आगे। t is equal to 11 minutes, 12 minutes, 13 minutes, 14 minutes, हर टाइम पे
ये उतना ही रहेगा जितना t इज इक्वल टू 10 मिनट पे था, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। हर एक रिएक्टेंट की जो भी कॉन्सेंट्रेशन स्टार्ट ऑफ इक्विलिब्रियम में है वही कॉन्सेंट्रेशन आगे मेंटेन रहती है। लेकिन इक्विलिब्रियम पे कभी भी रिएक्शन रुकता नहीं है, रिएक्शन तो चल रही है। बस ये बात है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन ये दोनों आपस में स्पीड में बराबर हो गई है, ठीक है। तो ये भी जरूर ध्यान रखना है आपको दैट इक्विलिब्रियम जो होता है उस इक्विलिब्रियम को हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्यों बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम? बिकॉज मॉलिक्यूलर एक्टिविटी कंटिन्यूज, बिकॉज मॉलिक्यूलर एक्टिविटी कंटिन्यूज। समझ गए हो बात को? ओके, मॉलिक्यूलर एक्टिविटी चल रही है, हमें सब कुछ रुका हुआ इसलिए दिख रहा है क्योंकि जितना बन रहा है उतना ही टूट रहा है। फाइन, ओके। अब ये सारी जो बातें मैंने आपको बताई ये प्लॉट था एक ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। तो कॉन्सेंट्रेशन है और ये टाइम है। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे आपको पता है रिएक्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। रिएक्टेंट को मैं डिनोट कर रही हूं पिंक कलर से। रिएक्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम है एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मैक्सिमम है, लेकिन धीरे धीरे रिएक्टेंट क्या होता है, घटता जाता है, कंज्यूम होता जाता है ना, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो धीरे धीरे ये जो रिएक्टेंट है ये घटता जा रहा है। फाइन, ओके। अब देखो प्रोडक्ट जो है वो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कितने होते हैं बच्चों? 0 होते हैं। तो वो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे 0 रहेंगे, लेकिन विथ टाइम वो बढ़ते जाएंगे, है ना। ये ध्यान रखना, ये वाला जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे रिएक्शन जो आपके रिएक्टेंट है ना वो तो टाइम के साथ साथ घट रहे हैं, लेकिन एक टाइम आया, इस टाइम के बाद अब ये जो रिएक्टेंट है ये कांस्टेंट हो गया है। तो इस टाइम को आप क्या बोलोगे? इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम जब अटेन होती है तो पूरी कंटेनर के लिए एक ही साथ अटेन होती है ना। तो सिमिलरली जब आप प्रोडक्ट को इंक्रीज करोगे तो प्रोडक्ट तो शुरू में बढ़ता जाएगा, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे प्रोडक्ट 0 है, फिर धीरे धीरे प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और इक्विलिब्रियम के बाद वो हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम के बाद वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, वो प्रोडक्ट की बात हो या फिर रिएक्टेंट की बात हो। ओके, प्रोडक्ट हो या रिएक्टेंट हो, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू विल गेट कांस्टेंट एक बार इक्विलिब्रियम अटेन हो जाती है उसके बाद, ठीक है। अब ये जो इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है ये इक्विलिब्रियम तो अनएंडिंग है, ये चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा? क्योंकि अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गई, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपको पता है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन पे क्या डिपेंड करता है? रेट डिपेंड करता है। तो इसका मतलब है रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन भी कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कांस्टेंट हो गई है बिकॉज ऑफ इक्विलिब्रियम। एक बार अगर कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है तो कॉन्सेंट्रेशन पे ही तो रेट डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि रेट भी कांस्टेंट हो जाएगी फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की, ठीक है। बस रेट कांस्टेंट हो गया, कॉन्सेंट्रेशन के कारण रेट कांस्टेंट हो गया, और रेट कांस्टेंट होने के कारण ये इक्विलिब्रियम आगे मेंटेन रहेगा। स्पीड सेम है टूटने की और बनने की, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इक्विलिब्रियम आगे मेंटेन रहता है, और इस तरह की जो रिएक्शन होती है वो कभी भी खत्म नहीं होती है बच्चों। उनमें कभी ऐसा नहीं होता कि सारे रिएक्टेंट्स खत्म हो गए और सिर्फ प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट कंटेनर में है ना, ऐसा नहीं होगा। ये रिएक्शन बाई डायरेक्शनल होती है, इनकी फेट, इनकी डेस्टिनी इक्विलिब्रियम होती है, ठीक है। तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन का जो लास्ट पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम से और बियॉन्ड एक रिवर्सिबल रिएक्शन जा ही नहीं सकता है, ठीक है। ओके, अब ये भी ध्यान रखो कि इक्विलिब्रियम पे जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो शुरू में तो 0 थी, धीरे धीरे बढ़ने लगी, बढ़ते 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 फाइनली इक्विलिब्रियम पे जो प्रोडक्ट की वैल्यू आई है ना वो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। और रिएक्टेंट की जो वैल्यू आई है एट इक्विलिब्रियम
वो मिनिमम वैल्यू है। रिएक्टेंट घटता रहा घटता रहा घटता रहा, फाइनली कहां तक घटा? इक्विलिब्रियम तक। उसके बाद जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन थी वो कांस्टेंट हो गई। सिमिलरली प्रोडक्ट बढ़ता रहा और कहां तक बढ़ कर गया? इक्विलिब्रियम तक। ओके, तो प्रोडक्ट को इक्विलिब्रियम से और ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हो, रिएक्टेंट को इक्विलिब्रियम से और ज्यादा घटा नहीं सकते हो। ठीक है, एक बार इक्विलिब्रियम अटेन हो गई है उसके बाद सब कुछ कांस्टेंट हो जाता है। ठीक, ओके बच्चों, मैंने आपको टर्म बताया था एक्टिविटी, है ना? एक्टिविटी जो होती है, एक्टिविटी, उसे आप दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो। एक होता है कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में। और अगर मान लो आपके जो रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो गैशियस हैं, तो फिर पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एक्टिविटी को। ठीक है, पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। ओके, ठीक है, अभी मैं एक्सप्रेस करके दिखाऊंगी एक्टिविटी, कॉन्सेंट्रेशन या फिर पार्शियल प्रेशर, इन दोनों की टर्म्स में एक्टिविटी को डिफाइन करा जाता है। एक्टिविटी ऑफ प्योर सॉलिड, एग्जाम्पल जैसे दिया हो CaCO3, CaCO3 सॉलिड दिया है ब्रैकेट में करके। ठीक है, तो ऐसे ब्रैकेट में जिनके सॉलिड लिखा होगा ना, उनकी एक्टिविटी को आपको हमेशा 1 मानना है। ठीक है, एक्टिविटी ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड, एग्जाम्पल Hg ऐसे लिक्विड करके दिया हो या H2O लिक्विड करके दिया हो। ठीक है ना, तो एक्टिविटी ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज कंसिडर्ड टू बी 1। इन दोनों की एक्टिविटी को आप 1 मानोगे। सपोज पानी में कुछ मिला हुआ है, पानी में अगर शुगर मिला है या फिर कोई सॉल्ट मिला है या फिर कोई एसिड मिला है, तो उस केस में हम क्या लिखते हैं? एक्वस लिखते हैं, AQ, है ना? उन केसेस में कॉन्सेंट्रेशन आपको पुट करना है। लेकिन अगर कभी भी प्योर पानी की बात करी गई है तो एक्टिविटी कितनी होगी? 1 होगी। ओके, चलो, आपने KEQ को डिफाइन किया था, याद है? KEQ को डिफाइन करा था। KEQ को डिफाइन करने के 3 तरीके होते हैं। एक तरीका है KC, जब आप सभी वैल्यूज को, जब आप एक्टिविटी को रखते हो इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो हम KEQ को KC बोलते हैं। जैसे क्या मतलब? A plus B gives C plus D। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रख दिया हमने, ये रख दिया स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब KC है, तो KC डिफाइन करना चाहते हैं, मतलब कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में आपको KEQ को डिफाइन करना है। कैसे लिखोगे? C की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर C इंटू D की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर D अपॉन A की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर A इंटू B की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर B। समझ गए हो? ओके, अब सिमिलरली KP भी एक तरीका होता है KEQ को डिफाइन करने का। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन की जगह पर पार्शियल प्रेशर लिखते हैं, मान लेते हैं ये सारे हैं गैसेस, तो आप क्या लिखोगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ C टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट into partial pressure of B to the power stoichiometric coefficient। समझ गए हो? ओके, तो जब आप पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में KEQ को डिफाइन करते हैं, तो आप उसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को KP बोलते हो। ओके, और एक लास्ट तरीका होता है KCi, जब आप इन सभी वैल्यूज को मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में रखोगे, मतलब आप लिख रहे हो मोल फ्रैक्शन ऑफ C टू द पावर C इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ D टू द पावर D अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ A टू द पावर A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B टू द पावर B। समझ में आ गई बात? तो फिर आप इन केसेस में जो K आएगा उसको बोलोगे KCi। तो KC, KP और KCi ये 3 तरीके होते हैं KEQ को रिप्रेजेंट करने के। ओके, ठीक है, अब कुछ रिलेशंस देख लेते हैं। एक रिएक्शन है, A से B बन रहा है। ठीक है, इसकी K को आप डिफाइन कैसे करोगे? B अपॉन A की कॉन्सेंट्रेशन। फाइन, अब मैंने क्या किया? मैंने इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया। ओके, रिवर्स करके मैंने कर दिया B से A। तो बताओ ये जो K, इस रिएक्शन की जो K आएगी वो क्या आएगी? A बाय B आएगी।
और ये जो a बाई बी है ये किसके इक्वल है, 1/k के इक्वल है। मतलब एक रिएक्शन को अगर आप रिवर्स करते हो तो k की जो वैल्यू है वो रेसिप्रोकेट हो जाती है, ठीक है, रेसिप्रोकल में चली जाएगी वैल्यू। फाइन। सेकेंड, ये एक रिएक्शन है a से b, इसका K1 कितना बोलोगे, B/A बोलोगे। फिर एक रिएक्शन है B से C, इसका K2 कितना बोलोगे, B से C नहीं, C से D कर देते हैं, C से D। इसकी K2 की वैल्यू कितना बोलोगे आप, D/C बोलोगे, ठीक है, ओके। अब मैंने क्या करा, मैं कह रही हूं कि आप इस रिएक्शन, इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो, दो रिएक्शन को ऐड कर दो। ये फर्स्ट रिएक्शन है और ये सेकेंड रिएक्शन है, इन दोनों को ऐड कीजिए, 1 + 2 क्या बनेगा, 1 + 2 A + C gives B + D। रिएक्शन को ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया है थर्मोकेमिस्ट्री में, है ना, ठीक है। K की वैल्यू कितनी आएगी, K net will be equal to B into D upon A into C की कॉन्सेंट्रेशन, ओके, कॉन्सेंट्रेशन। अब बताओ K net को क्या मैं लिख सकती हूँ, B/A into D/C, मतलब K net को क्या मैं लिख सकती हूँ, K1 into K2, यस। तो अगर आप दो रिएक्शन को ऐड करते हो तो जो K की वैल्यू है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो K की जो वैल्यू है वो रेसिप्रोकल वाली वैल्यू K की वैल्यू आती है, ठीक है। और नेक्स्ट है, अगर हम ये हमने फर्स्ट रिएक्शन लिखा है 1, फिर 2 रिएक्शन लिखा, और मैं चाहती हूं आप 1 - 2 करो। 1 - 2 का मतलब समझते हो, 1 - 2 का मतलब क्या होगा, -2 का मतलब होता है एक रिएक्शन को रिवर्स करके लिखना, है ना। तो पहले हमने 1 रिएक्शन लिखा, 1 रिएक्शन क्या था, A gives B, ये था रिएक्शन नंबर 1। फिर हमने -2 रिएक्शन लिखा, -2 रिएक्शन देखिए 2 नंबर का रिएक्शन क्या था, C gives D। मैं इसको माइनस कर दूंगी, माइनस करने पे ये क्या बन जाएगा, D gives C, ठीक है। और 1 - 2 लिख रहे हो मतलब कहीं ना कहीं आप 1 + -2 कर रहे हो, ओके। तो 1 - 2 के लिए मैंने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया है, अब इसको ऐड कर दूंगी, क्या बन गया बताइए, A + D gives B + C। K की वैल्यू, K नेट की वैल्यू कितनी आएगी, आई होप आप देख पा रहे होगे। K नेट की वैल्यू, K net इज इक्वल टू B into C upon A into D, ठीक है। K1 कितना था बच्चा, K1 था आप लोगों का B/A, K2 कितना था, D/C, ठीक है। और यहां पर देखिए K net कितना आ रहा है, B/A, मतलब K1 अपॉन D/C, ठीक है। D नीचे रह गया, C ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। मतलब कभी भी आप 1 - 2 करते हो, 1 - 2 किए तो जो नेट रिएक्शन है उसकी K कितनी आएगी, उसकी K आएगी K1/K2, ये ध्यान रखना, ओके। तो आपको याद रखने के लिए क्या रखना है, एक तो अगर आप दो रिएक्शन को ऐड करोगे, 1 + 2 किया ना, दो रिएक्शन को ऐड किया तो K net इज इक्वल टू K1 into K2, दो रिएक्शन को माइनस किया तो K net इज इक्वल टू K1/K2, और अगर आप रिएक्शन को रिवर्स कर दोगे तो जो नया K है वो कितना बन जाएगा, 1/K, ओके, ठीक है। अब एक लास्ट केस है, A gives B, ठीक है, ओके। इस रिएक्शन, इसकी K तो आपने डिफाइन कर दी B/A, अब मैं क्या करूंगी, इस रिएक्शन को N से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो रिएक्शन क्या बन जाएगा, NaNB, और K नेट क्या हो जाएगा, B⁴ अपॉन A⁴ करेक्ट। मतलब है कि K नेट विल बी इक्वल टू K⁴N। तो अगर आप एक रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हो N से, तो जो K की वैल्यू है, नई K की वैल्यू विल बी इक्वल टू पुरानी K की वैल्यू टू द पावर N, ओके। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये कब आ रहा है, ऑन मल्टीप्लाइंग a reaction with N। समझ में आ गई बात, ओके। बच्चों एक रिलेशन समझते हैं इन बिटवीन Kc, Kp एंड Kchi, ओके। N2 + 3H2 gives 2NH3। Kc की वैल्यू कितनी होती है बच्चा, कैसे लिखोगे आप, NH3 की कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर
अपॉन N2 की कॉन्सेंट्रेशन इंटू H2 की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 3। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं हम डिफाइन करने। केसी तो आपने डिफाइन कर लिया, इस तरह से कॉन्सेंट्रेशन से डिफाइन कर दोगे। रिलेशन चाहिए आपको केपी के साथ, तो क्या लिखोगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया टू द पावर 2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 टू द पावर 3। ओके, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 टू द पावर 3। फाइन। अब देखो, ये जो पार्शियल प्रेशर है, इसको लिखने का क्या तरीका होता है बच्चा? इसको आप पढ़े हो ना आपने पहले से, स्टेट्स ऑफ मैटर में मैंने आपको बताया था। पार्शियल प्रेशर को कैसे लिखा जाता है? पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का हो तो दैट पर्टिकुलर गैस का पार्शियल प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस इंटू आर इंटू टी। तो अगर ये ए का है पार्शियल प्रेशर तो एन ए इंटू आर इंटू टी, इस तरह से हम लिखते हैं, है ना? तो सिर्फ अगर पार्शियल प्रेशर ए का लिखना होगा तो क्या लिखोगे? एन ए बाई वी इंटू आर इंटू टी। ठीक बात है, तो ये आप पहले से जानते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर से। ओके, अब देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया लिखना है तो क्या लिखेंगे हम? एन ऑफ अमोनिया इंटू आर इंटू टी अपॉन वी, ठीक, का स्क्वायर। पार्शियल प्रेशर का स्क्वायर लिखोगे, ठीक है, अपॉन एन ऑफ N2 अपॉन वी इंटू आर इंटू टी, ओके, इंटू अगेन n ऑफ H2 अपॉन V इंटू आर इंटू टी का क्यूब। समझ गए हो इस बात को? फाइन। अब ये बताओ, ये जो n नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम है, इसको क्या बोला जाता है? कॉन्सेंट्रेशन। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम को ही तो कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया है। तो ये वाली बात किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया को। ये किसको बता रहा है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन को। और ये किसको बता रहा है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन को। और बाकी RT जो है वो रिमेनिंग है। तो मैं इसको थोड़ा लिख देती हूँ अरेंज करके, ज्यादा कुछ नहीं करना है, अरेंज करके लिख देते हैं, अरेंज करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया टू दी पावर कितना लिखोगे? 2, और RT तो है ही, वो तो जरूर लिखोगे, स्क्वायर। चलो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 RT, यहां तो पार में कुछ नहीं है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, और यहां पर भी पार में कुछ नहीं है, तो इधर हो गया 3। ठीक है, अब देखो NH3 स्क्वायर N2H2 टू दी पावर 3, इन सबको आप क्या बोलते हो? देखो आपने लिखा है ना, इनको यहां पे लिखा है, इनको आपने क्या लिखा था? KC लिखा था। ठीक है, तो इसको हम यहां लिख देंगे KC, KC, KC लिख दिया। उसके बाद देखिए क्या हो गया रिमेनिंग? RT ऊपर स्क्वायर RT और यहां RT क्यूब। ठीक है, ये जो स्क्वायर है 2 नीचे से ये 1 + 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? KC इंटू RT टू द पावर 2 - 1 - 3। सही बात है, ओके। इसका मतलब क्या कर रहे हो? ऊपर में हम जो प्रोडक्ट लिखते हैं उसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और नीचे में क्या लिखा हुआ है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इसका मतलब है प्रोडक्ट की स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट की स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो रही है जब हम RT टू दी पावर देख रहे हैं तो। ठीक है, तो इसका मतलब है, इसको थोड़ा सा मैं लिख देती हूं, KC इंटू KP इज इक्वल टू KC इंटू RT टू दी पावर डेल्टा NG, वेयर डेल्टा NG क्या है? डेल्टा NG क्या है? नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। फिट? कोई दिक्कत नहीं, ओके। नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, गैसियस मोल्स क्यों किया है? क्योंकि पार्शियल प्रेशर बच्चों ऑब्वियसली किसका लिखा जाता है? सिर्फ गैसियस कंपोनेंट का ही लिखा जाता है। ओके, ठीक है। अब ये सारी जो बातें हैं जो हमने राइट साइड में लिखी वो अल्टीमेटली किसके इक्वल है? KP के इक्वल। ठीक है, तो हमने लिख दिया KP इज इक्वल टू KC इंटू RT टू द पावर डेल्टा NG। ओके, ठीक है, तो इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है।
नाउ कमिंग टू सेकेंड फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला में आते हैं। इस बार रिलेशन हमें करना है केपी और के काई का। ओके, केपी एंड के काई का रिलेशन। ये बताओ, क्या आपको पता है स्टेट्स ऑफ मैटर में आपने सीखा है? बिल्कुल मैंने ही सिखाया है। क्या सिखाया है? डाल्टन्स लॉ। और वहां पे आप देखे हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस इनटू टोटल प्रेशर। करेक्ट? तो ये वाली बात हम पहले सीख चुके हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इनटू टोटल प्रेशर। अब आप ये बताओ कि मैं चाहती हूं लिखे हो आप केपी। केपी को कैसे लिखा था? पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब। ऐसे ही लिखा था। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम पार्शियल प्रेशर को काई के टर्म्स में लिखते हैं। क्या लिखेंगे? काई ऑफ अमोनिया इनटू टोटल प्रेशर का स्क्वायर। हम बस पार्शियल प्रेशर की जगह पर काई लिख रहे हैं। ठीक है, काई की टर्म्स में लिख रहे हैं। तो काई इनटू टोटल प्रेशर करके लिखेंगे अगेन अपॉन काई इनटू N2 टोटल इनटू टोटल प्रेशर, और इधर काई इनटू H2 इनटू टोटल प्रेशर का क्यूब। सही बात है। तो काई इंटू H2 इंटू टोटल प्रेशर, ये आपको क्या बता रहा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। ओके, चलिए अब ये जो आपने लिखा है काई ऑफ NH3 का स्क्वायर अपॉन काई ऑफ N2 काई ऑफ H2 का क्यूब, इसे मैं क्या लिख सकती हूं? थोड़ा बताना। PT स्क्वायर अपॉन PT इंटू PT का क्यूब। इसे तो खैर आप लिख दोगे PT स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3। लेकिन ये जो लिखा हुआ है इसको आप क्या लिखोगे बताओ? काई की टर्म्स में जब हम लिखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? के काई बोलते हैं। इसका मतलब है KP इज इक्वल टू के काई इंटू PT टू द पावर डेल्टा NG। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो दो फॉर्मूला आया, एक फॉर्मूला Kp इज इक्वल टू KC इंटू RT टू द पावर डेल्टा NG, और एक फॉर्मूला Kp इज इक्वल टू K काई इंटू PT टू द पावर डेल्टा NG। ओके, ठीक है। एक प्रिंसिपल है बच्चों इस चैप्टर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। वो प्रिंसिपल है ली शैटेलियर्स प्रिंसिपल। क्या कहता है ये प्रिंसिपल? प्रिंसिपल कहता है कि देखो, कभी भी एक इक्विलिब्रियम ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, उस इक्विलिब्रियम को अगर आप डिस्टर्ब करना चाहोगे, आप किसी भी फॉर्म ऑफ स्ट्रेस को अप्लाई करके अगर उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हो, मतलब टेम्परेचर को बदलकर, प्रेशर को बदलकर, वॉल्यूम को बदलकर, इनको बदलकर अगर आप उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, तो वो रिएक्शन उस डिस्टर्बेंस को अपोज करेगी। ठीक है, और वो कोशिश करेगी कि वापस से वो अपने इक्विलिब्रियम को रीस्टैब्लिश कर ले। तो वैसे तो आप बहुत स्ट्रांग हो, है ना? आप अगर डिस्टर्ब करोगे तो कोई डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ी टाइम के लिए डिस्टर्ब होगा, उसके बाद वो अपनी इक्विलिब्रियम को रीअटेन कर लेगा। ओके, ठीक है। तो लिख लेते हैं एक बार प्रिंसिपल को। इक्विलिब्रियम when an external stress is applied at equilibrium, the reaction tends to oppose the stress and shifts in a manner to reestablish the equilibrium. To reestablish the equilibrium. Clear? Got it? Okay. अब एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ए केमिकल रिएक्शन। अभी हम केमिकल रिएक्शन वाले एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? देखिए, सपोज एक रिएक्शन है, ये N2 + 3H2 gives
2NH3, ये रिएक्शन है। देखो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में कौन सी रिएक्शन है, अमोनिया बन रहा है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, अमोनिया टूट रहा है। तो जब भी कभी तोड़ना होता है ना किसी को, तो हमें एनर्जी सप्लाई करनी होती है। फिर वो जो रिएक्शन होता है जिसमें हम एनर्जी सप्लाई करते हैं उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो अमोनिया जब टूटेगा तो आप इस रिएक्शन को क्या बोलोगे, एंडोथर्मिक डायरेक्शन, और अमोनिया के बनने को क्या बोलोगे, एक्सोथर्मिक डायरेक्शन। ओके, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सोथर्मिक है और जो बैकवर्ड डायरेक्शन है वो क्या है, वो एंडोथर्मिक है। ओके, चलिए आप जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, ये रिएक्शन जो थी वो अपनी इक्विलिब्रियम पे थी, अब आपने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो ये रिएक्शन क्या करेगा, ये चाहेगा कि एक्सटर्नल स्ट्रेस को ये अपोज करे, मतलब जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है उसे घटाना चाहेगा। तो ये रिएक्शन इंक्रीज्ड टेम्परेचर को अपोज कैसे करेगा, उस टेम्परेचर को या फिर उस हीट को यूटिलाइज करके, ठीक है। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, जब आप हीट प्रोवाइड करते हो, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में आगे बढ़ती है जिस डायरेक्शन में वो हीट यूटिलाइज हो जाए, ठीक है। ओके, तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिएक्शन शिफ्ट इन एंडोथर्मिक डायरेक्शन, ठीक है। ओके, सिमिलरली ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, आप अगर टेम्परेचर को कम करेंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी जो एक्सोथर्मिक है। रिएक्शन शिफ्ट इन एक्सोथर्मिक डायरेक्शन। ओके, क्योंकि अब तो आपने क्या किया है, आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिए हो, हीट तो प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। तो अगर आप हीट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, आप अगर टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर और हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है रिएक्शन फिर क्या कोशिश करेगी, हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो, उसके लिए वो अपने उस डायरेक्शन को फेवर कर देगी, एनहांस कर देगी जो एक्सोथर्मिक है, जो हीट प्रोड्यूसिंग है। ओके, ठीक है। अच्छा, तो ये जो अमोनिया वाले केस में अगर आपसे पूछा जाए, अमोनिया वाला जो केस था उसमें आपको पता है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमेशा कैसी होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो हमेशा कैसी होती है, वो होती है एंडोथर्मिक, ठीक है। तो जो अमोनिया टूट रहा था, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन वाज एंडोथर्मिक, यहां पर मैंने लिखा भी था। फॉरवर्ड कैसा है, एक्सोथर्मिक है, बैकवर्ड कैसा है, एंडोथर्मिक है, ठीक है। तो जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो फेवर्ड होगी जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। तो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, एंडोथर्मिक डायरेक्शन फेवर्ड होगा, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन फेवर्ड होगा। टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे बैकवर्ड डायरेक्शन इज फेवर्ड इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, ठीक है। और टेम्परेचर को घटाएंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन इज फेवर्ड। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये तो टेम्परेचर का एग्जाम्पल देखा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रेशर का। ओके, तो जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो, व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड, अब देखो प्रेशर के एग्जाम्पल को आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो एक ट्रिक यूज करना, ठीक है। ट्रिक कौन सा रहेगा, वॉल्यूम का ट्रिक रहेगा। प्रेशर को इंक्रीज करोगे, अगर आप प्रेशर को बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम क्या होती है, श्रिंक होती है ना। तो प्रेशर को इंक्रीज करने पे रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है जिधर वॉल्यूम श्रिंक हो रहा होता है, ठीक। वॉल्यूम डिक्रीजिंग डायरेक्शन इज फेवर्ड। प्रेशर को इंक्रीज करने पे वॉल्यूम डिक्रीजिंग, जिस डायरेक्शन में वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है वो डायरेक्शन फेवर्ड होता है, और अपोजिट होता है जब आप प्रेशर को डिक्रीज करोगे, तो प्रेशर को घटाओगे तो वॉल्यूम जहां पे इंक्रीज हो रहा है वो डायरेक्शन फेवर्ड होगा। फाइन, प्रेशर को जब हम घटाएंगे, वॉल्यूम इंक्रीजिंग डायरेक्शन इज फेवर्ड। क्लियर? ओके, तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये जो एग्जाम्पल था N2 + 3H2
गिव्स 2NH3 वाला एग्जाम्पल, इसमें अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर देते हो तो कौन सी डायरेक्शन फेवर्ड होगी? वो डायरेक्शन जिधर वॉल्यूम कम हो रहा है। प्रेशर को बढ़ाया तो वो डायरेक्शन फेवर्ड होगी जिधर वॉल्यूम कम हो रहा है। वॉल्यूम कम कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है? यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पर 3 गैस का मोल है, टोटल मिलाकर लेफ्ट हैंड साइड में 4 मोल है गैसेस के, इधर सिर्फ 2 मोल्स हैं गैसेस के। और आपको पता है गैस का 1 मोल एसटीपी पे कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है? 22.4 लीटर। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया होगा? 4 इंटू 22.4 लीटर्स। और राइट वाला कितना ऑक्युपाई किया होगा? 2 इंटू 22.4 लीटर्स। इसका मतलब है राइट वाले केस में क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कम है, दैट्स वाई वॉल्यूम भी कम रहेगी। ठीक है, तो अब आप ये बताओ, प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो कौन सा डायरेक्शन फेवर्ड होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन इज फेवर्ड, या ऐसे दिया रहेगा रिएक्शन शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, रिएक्शन शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? ठीक। प्रेशर को अगर आप डिक्रीज करते हो, घटाते हो, तो कौन सा डायरेक्शन फेवर्ड होगा? प्रेशर को डिक्रीज करने पे वो डायरेक्शन फेवर्ड होगा जिधर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यहां पर वॉल्यूम इंक्रीज किधर हो रही है? लेफ्ट हैंड साइड में, है ना? तो लेफ्ट हैंड साइड में वॉल्यूम बढ़ रही है। अगर आप प्रेशर को घटाओगे तो ये वाली डायरेक्शन ज्यादा फेवर्ड होगी जिसमें लेफ्ट वाला प्रोडक्ट बन रहा हो। ठीक है, तो ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर इस केस में क्या होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन इज फेवर्ड, क्योंकि इसी डायरेक्शन में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, थर्ड केस, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन के केस में क्या होता है? आप कभी भी एक रिएक्टेंट लिए हो, वही पुराना रिएक्टेंट ले लो और प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन देखना है। तो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, और क्या हो रहा है कि आपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ा दिया, मतलब पहले से ही अपने इक्विलिब्रियम को अटेन करके रखा था। ध्यान रखना, हम जो भी चेंज कर रहे हैं, जो भी डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, वो इक्विलिब्रियम पे कर रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम ऑलरेडी अटेन थी, उसके बाद आप क्या कर रहे हो? उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हो। कैसे डिस्टर्ब कर रहे हो? आप उसी कंटेनर में उसी वक्त जाकर थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन को ऐड कर दिए। तो अगर आप नाइट्रोजन को ऐड कर रहे हो तो ऑब्वियस बात है कि ये रिएक्शन इस बढ़ती हुई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन को अपोज करना चाहेगा, और उसके लिए क्या होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन फेवर्ड हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो हम लिख लेते हैं, ऑन इंक्रीजिंग concentration of reactants, अगर आप रिएक्टेंट को बढ़ाओगे तो रिएक्शन उस रिएक्टेंट को घटाना चाहेगा, और रिएक्टेंट को घटाने के लिए वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर्ड हो जाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, क्योंकि यही वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहे हैं, घट रहे हैं। ठीक है, बैकवर्ड में तो बन रहे हैं। ऑन इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, forward direction is favored. On increasing concentration of product, अगर आप प्रोडक्ट को बढ़ा दोगे तो रिएक्शन उस प्रोडक्ट को कम करना चाहेगा, और प्रोडक्ट को कम करने के लिए रिएक्शन किधर आगे बढ़ेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तभी तो प्रोडक्ट कंज्यूम होंगे और कम होंगे, है ना? ऑन इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, बैकवर्ड डायरेक्शन, backward direction is favored. ओके, ठीक है। on decreasing concentration of reactant, अगर आप क्या किए? आप इक्विलिब्रियम पे गए और वहां जाकर रिएक्टेंट को आपने बाहर निकाल लिया, तो क्या होगा? रिएक्शन ज्यादा रिएक्टेंट को फॉर्म करना चाहेगी, और रिएक्टेंट को बनाने के लिए रिएक्शन को किधर बढ़ना पड़ेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ऑन डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बैकवर्ड डायरेक्शन इज फेवर्ड, और ऑन डिक्रीजिंग concentration of product,
प्रोडक्ट को अगर डिक्रीज करोगे आप, अगर आप प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम पे गए और आपको पता है वहां पे तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सभी हैं और आपने प्रोडक्ट को रिमूव कर दिया, तो अगर आप प्रोडक्ट को रिमूव कर देते हो तो उस केस में क्या होता है, रिएक्शन ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करना चाहेगी। दैट्स व्हाई फॉरवर्ड रिएक्शन विल गेट फेवर्ड। फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड। क्लियर? ओके। Then we have effect of catalyst. कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट कभी भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को चेंज नहीं करते हैं। कैटलिस्ट केवल स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड स्पीड ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को बढ़ा देते हैं और दोनों ही स्पीड को वो इक्वली बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अ कैटलिस्ट डज नॉट चेंज concentration of reactant और product। वो क्या करेंगे? increases the rate of attainment of equilibrium। मतलब इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाता है, फॉरवर्ड रिएक्शन भी तेजी से हो जाती है और बैकवर्ड रिएक्शन भी जल्दी हो जाती है। ठीक है, ओके। अब हम कुछ फिजिकल चेंजेस में ली शैटलियर प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। बच्चों देखो, दो तरह के सॉलिड्स होते हैं। एक सॉलिड होता है जो मेल्ट करने पे कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक सॉलिड होता है जो मेल्ट करने पे एक्सपैंड करता है। ठीक है, तो जनरली तो सॉलिड्स जो होते हैं वो जब लिक्विड बनते हैं तो एक्सपैंड करते हैं, लिक्विड की वॉल्यूम ज्यादा होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी सॉलिड्स होते हैं जो मेल्ट करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि आइस है ना। तो आइस में क्या है, सॉलिड की जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है, आइस की वॉल्यूम ज्यादा होती है व्हेन कंपेयर टू वाटर। ठीक है, जो वो मेल्ट करके वाटर बनाएगा उससे अधिक वॉल्यूम आइस की होती है ना। तो हम एक एक करके दोनों कैटेगरी ऑफ सॉलिड्स को देख लेते हैं। फर्स्ट है सॉलिड विच एक्सपैंड ऑन मेल्टिंग। ये तो सारे ही सॉलिड करते हैं, जनरल बात है, ये तो सभी सॉलिड्स एक्सपैंड करते हैं मेल्ट करने पे, है ना। तो सॉलिड है ये और ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये सॉलिड है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हो, मेल्टिंग बोलते हो। तो फॉरवर्ड में इसको आप क्या बोलोगे, मेल्टिंग। ठीक, अब आपको पता है ना वॉल्यूम, अभी हम जो कंसिडर कर रहे हैं जिस सॉलिड को, उसमें वॉल्यूम अधिक किसकी है, वॉल्यूम हमने कहा है अधिक है लिक्विड की और सॉलिड की वॉल्यूम कम है। मतलब हम उस सॉलिड को देख रहे हैं जो एक्सपैंड करेंगे मेल्ट करने पे, जैसे कि आयरन, कॉपर या कोई सारे सॉलिड्स ऐसे ही होते हैं, है ना। ठीक है, अब इसमें आप क्या करोगे, आप इंक्रीज कर दिए, इक्विलिब्रियम सेट हो गई थी, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा था, लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा था और इक्विलिब्रियम पॉइंट मेंटेन हो गया था, है ना। आपको पता है ये इक्विलिब्रियम सॉलिड और लिक्विड के केस में ये इक्विलिब्रियम कब आती है, मेल्टिंग पॉइंट पे। मतलब मेल्टिंग पॉइंट पे सॉलिड और लिक्विड फेज दोनों ही कोएग्जिस्ट करता है ना। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो ये बात कब की होती है, मेल्टिंग पॉइंट की। अब हमने क्या किया, ये होता है ऐसा मेल्टिंग पॉइंट पे। ओके, अब हो क्या रहा है, हमने कर दिया है मेल्टिंग पॉइंट पे हम गए, ये दोनों इक्विलिब्रियम में थे, हमने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। ओके, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, आपने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। तो प्रेशर को अगर इंक्रीज करोगे तो कौन सी डायरेक्शन फेवर्ड होगी, वो डायरेक्शन जिधर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। मतलब डायरेक्शन इन विच वॉल्यूम डिक्रीजेस इज फेवर्ड। और वॉल्यूम डिक्रीज कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड, है ना। ये तो जो डायरेक्शन है वो वॉल्यूम इंक्रीजिंग डायरेक्शन है। जो उल्टी वाली डायरेक्शन है, मतलब लिक्विड से सॉलिड बनना, ये वॉल्यूम डिक्रीजिंग डायरेक्शन है ना। तो इस डायरेक्शन को आप क्या बोलते हो, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन
तो एक मेल्टिंग है और एक सॉलिडिफिकेशन है। अभी प्रेशर को इंक्रीज करने पे वॉल्यूम जिधर डिक्रीज हो रहा है वो डायरेक्शन फेवर हो रही है, मतलब सॉलिडिफिकेशन वाली डायरेक्शन फेवर्ड हो रही है। ठीक है, सॉलिडिफिकेशन इज फेवर्ड, सॉलिडिफिकेशन इज फेवर्ड। सॉलिडिफिकेशन इज फेवर्ड। और सॉलिडिफिकेशन अगर फेवर हो रहा है, अगर बैकवर्ड डायरेक्शन फेवर हो रहा है, इसका मतलब है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन फेवर्ड नहीं हो रहा है ना। तो हम कह सकते हैं मेल्टिंग इज नॉट फेवर्ड। और मेल्टिंग फेवर्ड नहीं हो रहा है, इसका क्या मतलब होगा बच्चों? मेल्टिंग फेवर्ड नहीं होने का मतलब है मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गई, मतलब हमें मेल्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ठीक है, ओके। अगर आप यही उल्टा करोगे, अगर आप प्रेशर को डिक्रीज कर दोगे, अगर आप ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर प्रेशर को डिक्रीज कर दिया, तो कौन सी डायरेक्शन फेवर्ड होगी? वो डायरेक्शन फेवर्ड हो जाएगी जिसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो वॉल्यूम जिसमें इंक्रीज हो रहा है वो डायरेक्शन हो जाएगी फेवर्ड, वॉल्यूम इंक्रीज होने वाली डायरेक्शन। और वॉल्यूम इंक्रीज होने वाली डायरेक्शन कौन सी है? मेल्टिंग डायरेक्शन है, ये तो मेल्टिंग है। और मेल्टिंग फेवर्ड हो जाने का मतलब क्या होगा पता है आपको? मेल्टिंग फेवर्ड हो जाने का मतलब क्या होगा? मेल्टिंग फेवर्ड होने का मतलब होगा कि अब बहुत आसानी से मेल्ट हो रहा है, आप थोड़ा भी एनर्जी सप्लाई कर रहे हो और मेल्टिंग हो जा रहा है। इसका मतलब है कि मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो गई है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट कम रहने का मतलब है हम थोड़ा भी हीट किए और मेल्ट होना शुरू हो गया। ओके, मेल्टिंग इज फेवर्ड मतलब मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। करेक्ट, ओके। अब हम उस तरह के सॉलिड में आ जाते हैं, ये वाला जो सॉलिड था ना, ये एक्सपैंड होता है ऑन मेल्टिंग। अब हम उस तरह के सॉलिड्स में आ जाते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ऑन मेल्टिंग, जैसे कि सॉलिड्स विच कॉन्ट्रैक्ट ऑन मेल्टिंग। मेल्ट होने पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कौन कौन से सॉलिड होते हैं? एग्जाम्पल आप जानते होंगे, आइस है ना, आइस तो नाम सुना होगा, बिल्कुल सुना है। एग्जाम्पल आइस, Mg3N2, इसको क्या बोलते हो? मैग्नीशियम नाइट्राइड। और क्या होता है? डायमंड। और क्या होता है? क्वार्ट्ज, SiO2। ठीक है, SiO2 को क्वार्ट्ज कहते हैं। और क्या होता है? एक लास्ट है कार्बोरंडम। ये किसका नाम है? सिलिकॉन कार्बाइड का, SiC का। ये सारे जो सॉलिड्स है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मेल्ट करने पे। फाइन, ओके। तो अब देख लेते हैं, सॉलिड है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन अलग टाइप का सॉलिड है। आइस के जैसा कोई सॉलिड है जो लिक्विड में कन्वर्ट होते वक्त कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम इसकी अधिक है, इसकी वॉल्यूम कम है। ओके, चलो। अब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश है। जैसे क्या होता है कि हम एक आइस की बात करें, आइस ये पानी में कन्वर्ट होता है ना, इसकी वॉल्यूम अधिक होती है, इसकी वॉल्यूम कम होती है, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया है। अब अगर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश है तो पता है आइस और वाटर दोनों कोएग्जिस्ट कब करते हैं? मेल्टिंग पॉइंट पे। मतलब आइस की मेल्टिंग पॉइंट पता है ना क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आइस और वाटर दोनों ही कोएग्जिस्ट करता है। आइस वाटर में कन्वर्ट होता है, वाटर आइस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि और ज्यादा वाटर बने, सिर्फ वाटर ही वाटर बने, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा, 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर आप चाहते हो कि आपको खूब सारा आइस मिले, सारा जो पानी है वो सॉलिडिफाई हो जाए, तो उसके लिए क्या करोगे? आप टेम्परेचर को रिड्यूस करोगे, 0 से कम करोगे। तो जब तक 0 रहेगा तब तक दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे, को एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो आइस की मेल्टिंग पॉइंट या फिर वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट क्या होती है? 0 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर कितना रहता है? यही नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, ठीक है। तो ये बात हो रही है मेल्टिंग पॉइंट पे। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
ओके, नाउ अब क्या हुआ, ये आइस पानी में कन्वर्ट हो रहा था, 0 डिग्री सेल्सियस की बात थी, दोनों को एग्जिस्ट कर रहे थे। अभी हमने वहां जाकर प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, मतलब आइस के ऊपर ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर दिए। तो अब क्या होगा देखते हैं। अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर दोगे तो कौन सी डायरेक्शन फेवर्ड होगी, जिधर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ना, वॉल्यूम जिधर डिक्रीज हो रहा है वो डायरेक्शन, वॉल्यूम डिक्रीजिंग डायरेक्शन गेट फेवर्ड। ठीक है, ओके। वॉल्यूम डिक्रीजिंग कौन सी डायरेक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, आइस से वाटर, है ना। तो ये जो डायरेक्शन है मेल्टिंग, इधर हो रहा है मेल्टिंग और इस साइड हो रहा है फ्रीजिंग। फाइन, तो कौन सी डायरेक्शन फेवर्ड हो रही है अभी, जिधर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, मतलब मेल्टिंग गेट्स फेवर्ड, मेल्टिंग गेट्स फेवर्ड। जिधर मेल्ट हो रहा है उधर तो वॉल्यूम घट ही रहा है ना। मेल्टिंग गेट्स फेवर्ड मतलब बड़ी आसानी से मेल्ट हो रहा है। बहुत आसानी से मेल्ट होने का मतलब क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है। ओके, मेल्टिंग पॉइंट हैज रिड्यूस्ड। समझ गए बात को। ओके, तो प्रेशर को इंक्रीज करोगे, अगर आइस पे जाके आप ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे तो मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगी। मतलब वैसे तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है, लेकिन अगर आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो -1 -2 पे भी मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ओके। अगर आप प्रेशर को डिक्रीज कर देते हो तो क्या होगा, उल्टा प्रेशर को घटाना होता है, घटाओगे तो क्या होता है, कौन सा डायरेक्शन फेवर्ड होता है, वॉल्यूम इंक्रीजिंग डायरेक्शन। वॉल्यूम जिधर इंक्रीज हो रहा है वो डायरेक्शन गेट्स फेवर्ड, गेट्स फेवर्ड। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, देखिए बताइए, फ्रीजिंग डायरेक्शन में। फ्रीजिंग डायरेक्शन मतलब मेल्टिंग का अपोजिट। तो फ्रीजिंग अगर फेवर्ड हो रहा है मतलब मेल्टिंग क्या हो रहा है, फेवर्ड नहीं हो रहा है, मतलब आसानी से मेल्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे मेल्टिंग इज नॉट फेवर्ड, और मेल्टिंग इज नॉट फेवर्ड का मतलब मेल्टिंग पॉइंट हैज इंक्रीज्ड। समझ गए हो बात। ओके, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट केस में, सेकेंड, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का इफेक्ट किस पे देख रहे हैं, ऑन बॉइलिंग पॉइंट। ये एक लिक्विड है और ये कन्वर्ट हो रहा है गैस में। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं H2O की बात देख लेते हैं। H2O ये लिक्विड है, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो रहा है H2O वेपर में, H2O वेपर में। ओके, तो H2O वेपर में ये कन्वर्ट हो गया। अब देखो, ये जो इक्विलिब्रियम है, मतलब लिक्विड पानी वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और वेपर पानी में कन्वर्ट हो रहा है, ये किस टाइम पे होता है, इन केस ऑफ वाटर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, राइट। तो ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, करेक्ट। ओके, तो H2O लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, H2O लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ, वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, दोनों साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में चल रहे हैं। अब अगर आप चाहते हो कि खूब सारा वेपर ही वेपर बनता जाए तो उसके लिए क्या करोगे, टेम्परेचर को बढ़ा दोगे, 101 की तरफ चले जाओगे। अगर आप चाहते हो कि पानी बने, है ना, सारे वेपर पानी बन जाए, तो क्या करोगे, 100 से कम कर दोगे टेम्परेचर को। तो 100 जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे दोनों ही कोएग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, ओके। अब H2O लिक्विड, H2O वेपर बनाया, वेपर लिक्विड बनाया, यहां तक की बात तो सही है। नाउ आपको पता है ना, दुनिया में जितने भी गैस है उनकी वॉल्यूम तो हमेशा ही लिक्विड से ज्यादा ही होती है, तो यहाँ कोई एक्सेप्शनल केस नहीं आएगा। वॉल्यूम इसकी ज्यादा होगी, इसकी वॉल्यूम कम होगी। फाइन, हम क्या करेंगे, हम प्रेशर को, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। प्रेशर को इंक्रीज करने का क्या मतलब होता है, कौन सी डायरेक्शन फेवर्ड होती है, वो डायरेक्शन जिधर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो वॉल्यूम जिधर डिक्रीज हो रहा है गेट्स फेवर्ड, और यहां पर वॉल्यूम डिक्रीजिंग डायरेक्शन कौन सा है, देखो, लिक्विड से गैस बनना मतलब बॉइलिंग या फिर वेपोराइजेशन, और गैस से लिक्विड बनना मतलब कंडेंसेशन। तो कौन सा डायरेक्शन फेवर्ड हो रहा है, अभी देखिए, जब आपने प्रेशर को बढ़ाया तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गई, वॉल्यूम डिक्रीजिंग डायरेक्शन फेवर्ड हो रही है, वॉल्यूम डिक्रीजिंग डायरेक्शन फेवर्ड हो रही है, इसका मतलब गैस से लिक्विड बनता जा रहा है। फाइन, अब गैस से अगर लिक्विड बन रहा है इसका मतलब है कंडेंसेशन हो रहा है, इट मींस बॉइलिंग अपोज हो गई है।
तो बॉइलिंग इज नॉट फेवर्ड, बॉइलिंग इज नॉट फेवर्ड। और बॉइलिंग फेवर्ड नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गई है, आप ज्यादा हीट करोगे तब जाकर बॉइल होगा, ये वाटर या फिर ये लिक्विड, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गई है, करेक्ट, समझ गए, ओके। उसी तरह से अगर आप प्रेशर को डिक्रीज कर दोगे तो क्या होगा, वॉल्यूम जिधर बढ़ रहा है वो डायरेक्शन फेवर्ड हो जाएगी, वॉल्यूम बढ़ किधर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, है ना, वॉल्यूम बढ़ किधर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब बॉइलिंग फेवर हो रही है। बॉइलिंग फेवर होने का मतलब क्या, बॉइलिंग पॉइंट है रिड्यूस्ड। आपको 100 पे जाकर आप पानी को बॉईल कर पाते थे, तो अब आप अगर आप प्रेशर को डिक्रीज कर दोगे, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर आप डिक्रीज कर दोगे, तो आप पानी को कम टेम्परेचर पे भी बॉईल कर सकते हो, ओके, मतलब 99, 98 पे भी बॉईल कर सकते हैं, ओके। तो बॉइलिंग पॉइंट हैज डिक्रीज्ड, क्लियर। यही कॉन्सेप्ट है जो प्रेशर कुकर में यूज होता है। प्रेशर कुकर में क्या होता है बच्चा, ये है प्रेशर कुकर, होता क्या है इसमें, इतना ही बना सकती हूं मैं, ठीक है। ये फ्लेम है, और प्रेशर कुकर में आपको पता है ना क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे स्टीम ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टीम ट्रैप हो जाते हैं। यहाँ पे आपका खाना है, पानी, चावल, ये सब है, ठीक है। खूब सारे स्टीम इधर ट्रैप हो गए हैं, और वो जो स्टीम है वो तो अल्टीमेटली गैसेस के मॉलिक्यूल्स है ना, तो वो अंदर में प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। आप ये तो समझते हो कि कभी भी अगर एक बंद कंटेनर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ जाए, तो फिर मोर नंबर ऑफ गैस जाकर टकराते हैं वॉल से, वॉल ऑफ कंटेनर से, और अगर ज्यादा नंबर ऑफ गैस जाकर वॉल ऑफ कंटेनर से टकराएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगी। तो एक कंटेनर में अगर 5 मोल ऑफ गैस है और उसी कंटेनर में अगर 50 मोल ऑफ गैस आ जाए, तो ऑब्वियस बात है प्रेशर किस केस में बढ़ जाएगा, 50 मोल ऑफ गैस में, है ना। तो अभी क्या है, प्रेशर कुकर जो है उसमें धीरे धीरे जब पानी उबलता है तो खूब सारे भाप बन जाते हैं, वाटर वेपर बन जाते हैं, और वो जो मोल्स हैं, वाटर वेपर के मोल्स हैं, वो गैशियस मोल्स हैं, वो सारे मोल्स आपके कुकर के वॉल पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, और अल्टीमेटली प्रेशर इनसाइड प्रेशर कुकर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, ओके। तो प्रेशर यहाँ पर बहुत ज्यादा है, यहाँ पे इंटरनल प्रेशर बहुत ज्यादा है, और अगर इंटरनल प्रेशर ज्यादा रहेगा तो मैंने आपको बताया क्या होता है, इंटरनल प्रेशर, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर दिए हो तो ये जो पानी होगा ना यहाँ पर, इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब अंदर में पानी 100 से ज्यादा टेम्परेचर पे बॉईल करेगा, ओके, ठीक है। तो अगर पानी 100 से ज्यादा टेम्परेचर पे बॉईल करता है बच्चों, तो पानी बहुत 103, 104 में बॉईल करेगा, और आपका जो सामान है ना, जो भी खाना आप रखे हो, चावल दाल, वो बड़ी अच्छे से कुक हो जाता है, ठीक है। अगर मान लो पानी जल्दी जल्दी उड़ जाएगा ना भाप बनकर, अगर जल्दी जल्दी बॉईल हो जाएगा, तो आपका जो खाना है वो ठीक से कुक नहीं हो पाएगा। तो खाने को अच्छे से कुक करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि पानी बहुत देर तक उस खाने के साथ रिटेन्ड रहे, ठीक है। तो अगर वाटर की बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाती है तो हमारे जो फूड पार्टिकल्स हैं वो अच्छे से कुक हो जाते हैं, फाइन। चलिए, तो हम कॉन्सेप्ट बिहाइंड प्रेशर कुकर समझ रहे हैं। नाउ कमिंग टू थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारा है, हमने इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखा ऑन बॉइलिंग पॉइंट, ऑन मेल्टिंग पॉइंट। अब हमें देखना है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस किसमें, ऑब्वियसली लिक्विड में, है ना। तो ये है एक गैस और ये है एक लिक्विड, पानी है मान लेते हैं, और ये जब इसमें मिल गया तो क्या बन जाएगा पता है, ये जो गैस है ना, ये इस पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये जो गैस है ये पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, और आपको मिलेगा डिसॉल्व्ड, मतलब H2O गैस जो आपका है वो डिसॉल्व गैसेस, डिसॉल्व्ड इन H2O, ठीक है। तो हमारे पास खूब सारे गैसियस पार्टिकल्स हैं, और ये पानी है, कंटेनर पानी का,
और जब इस पानी के कंटेनर में गैसेस डिसॉल्व हो गए तो क्या हुआ, ये जो गैसेस मॉलिक्यूल्स थे ये आ गए हैं इस पानी के अंदर। ठीक है, तो अब आप देखो लेफ्ट हैंड साइड जो है उसमें नेट वॉल्यूम कैसी है, लेफ्ट हैंड साइड में मान लेते हैं ये है 5 लीटर। ठीक है, और जो गैसेस होते हैं उनका तो आपको पता है ना, वो तो एसटीपी पे ही 22.4 लीटर्स 1 मोल ऑक्युपाई कर लेता है। ठीक है, तो मान लो ये है, ये वाले जो वॉल्यूम है मान लेते हैं ये कुछ है 100 लीटर्स। फाइन, अब क्या होगा, ये जब गैस डिसॉल्व हो गया पानी में, तो डिसॉल्व हो जाने के बाद जो नेट वॉल्यूम होगी वो कितनी होगी, 5 लीटर्स ही होगी, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स तो अपने आप को फिट इन कर लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, है ना। तो ये अब आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो वॉल्यूम है वो तो बहुत ज्यादा है, और राइट हैंड साइड में डिसोल्यूशन के बाद जो आपको वॉल्यूम मिल रहा है वो कम मिल रहा है। अब अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो बताओ कौन सी डायरेक्शन फेवर्ड होगी, ऑब्वियसली जिधर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है वो डायरेक्शन फेवर्ड होगी। तो वॉल्यूम डिक्रीजिंग डायरेक्शन गेट्स फेवर्ड। ओके, जिधर वॉल्यूम घट रहा है वो डायरेक्शन फेवर्ड हो जाती है। वॉल्यूम घट किधर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब है फॉरवर्ड डायरेक्शन गेट्स फेवर्ड। और थोड़ा सोच कर बताओ फॉरवर्ड डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है, क्या ये डिसोल्यूशन की डायरेक्शन है, यस, इस डायरेक्शन में हो रहा है डिसोल्यूशन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है डिसोल्यूशन, गैस पानी में डिसॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो प्रेशर को इंक्रीज करने पे डिसोल्यूशन गेट्स फेवर्ड। ओके फाइन, चलिए, तो आप ये नोटिस भी किए होंगे, जैसे आप कोक के बॉटल को रखते हो, है ना, कोक का जो बॉटल है उसमें बहुत हाई प्रेशर में CO2 गैस डिसॉल्व होता है। जैसे ही आप ओपन करते हैं लिड को, फिर क्या होता है, प्रेशर एस्केप हो जाती है ना, वो लिड ओपन हो गया तो इसका मतलब जो हाई इंटेंसिफाइड प्रेशर था वो अब कम हो गया है। तो जैसे ही प्रेशर रिड्यूस होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व है उस कोक के अंदर वो बाहर एस्केप हो जाता है, राइट। तो प्रेशर इंक्रीज करोगे तो डिसोल्यूशन ऑफ गैस हमेशा फेवर्ड हो जाती है। कभी भी किसी गैस को डिसॉल्व करना हो किसी लिक्विड में तो अंडर हाई प्रेशर डिसॉल्व करो, बड़े आराम से वो डिसॉल्व हो जाएगा। फाइन, ओके। फोर्थ केस हम देख लेते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिसोल्यूशन। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिसोल्यूशन, क्या है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिसोल्यूशन। आप देखिए एक गैस है, ठीक है, इसको लिक्विड में डिसॉल्व करना चाहते हो और फिर एक्वा सोल्यूशन बनाना चाहते हो, मतलब पानी में अगर आप डिसॉल्व कर दोगे तो क्या बन जाएगा, एक्वा सोल्यूशन बन जाएगा उस गैस का। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखना है। जनरली जो गैस की डिसोल्यूशन होती है ना, गैस की जो डिसोल्यूशन होती है, डिसोल्यूशन ऑफ गैस, ये जनरली होता है एक्सोथर्मिक। ठीक है, ओके। तो डिसोल्यूशन ऑफ गैस जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो कैसा डायरेक्शन है, वही तो डिसोल्यूशन है। गैस और लिक्विड तो पहले अलग अलग थे, अब क्या हुआ, गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो गया, तो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है वही तो डिसोल्यूशन का डायरेक्शन हुआ। डिसोल्यूशन का डायरेक्शन इज एक्सोथर्मिक, ये हम नॉलेज से जानते हैं अपने। फाइन, अब आप बताओ किस केस में आप एक्सोथर्मिक डायरेक्शन को फेवर करते हो, जब टेम्परेचर घटाते हैं तो एक्सोथर्मिक डायरेक्शन फेवर्ड होता है। इसका मतलब है ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर dissolution of gas in liquid is favored, करेक्ट। ओके, तो ये भी आप देखे होंगे कोक का जो बॉटल रहता है, एक कोक के बॉटल को आप फ्रिज में रखो और एक को बाहर रखो, दोनों केस में ज्यादा गैस ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा फील होगा, जो फ्रिज में रखा हुआ है, क्योंकि जो फ्रिज में रखा हुआ है उसमें टेम्परेचर कम है, दैट्स वाई उसमें गैसेस अच्छे से CO2 गैस डिसॉल्व रहते हैं। ठीक है, ओके। अब सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस है सॉलिड के डिसोल्यूशन का इन लिक्विड।
अभी तो हमने गैसेस का देखा था, अब हम देखते हैं सॉलिड का इन लिक्विड। ओके, फिर ये एक्वा सोल्यूशन बन गया अगर आपका लिक्विड H2O है तो। सोल्यूशन बनकर रेडी हो गया। फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है? डिसोल्यूशन की डायरेक्शन है। अब एक बात ध्यान रखना, जो सॉलिड्स होते हैं ना, उनमें जनरली डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक होता है, ठीक है। सॉलिड्स में डिसोल्यूशन, सॉलिड का जो डिसोल्यूशन होता है, सॉलिड इन लिक्विड, ये डिसोल्यूशन जनरली एंडोथर्मिक होता है। मतलब अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो डिसॉल्व हो जाएगा। नॉर्मली जानते हो ना, आप एक सॉल्ट को डिसॉल्व कर रहे हो, वो डिसॉल्व होता जा रहा है, हो रहा है, हो रहा है। अगर और फर्दर वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, फिर भी आप चाहो उसको डिसॉल्व करना, तो क्या करते हो? हीट कर देते हो। हीट करने से सॉल्ट की सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है ना, सॉल्ट ज्यादा डिसॉल्व होने लगता है। तो सॉल्ट की जो डिसोल्यूशन है वो एंडोथर्मिक है। इसके पीछे क्या केमिस्ट्री छुपी हुई है, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स कैसे डिफाइन किया जाता है, ये मैं आपको बताऊंगी एस ब्लॉक में। फिलहाल के लिए इतना ही सब बस समझना, दैट सॉलिड की जो डिसोल्यूशन होती है वो जनरली एंडोथर्मिक होती है, और गैसेस की जो डिसोल्यूशन है वो जनरली एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। ओके, इसके बिहाइंड की केमिस्ट्री, मॉलिक्यूल्स के अंदर ऐसा क्या होता है, मॉलिक्यूल के स्पेस के बीच में ऐसा क्या होता है, वो हम सीखेंगे एस ब्लॉक में, अभी नहीं, ठीक है। ओके, तो अब ये देखो, अगर मैंने आपसे कहा कि सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है, एक्वस सोल्यूशन बन रहा है, और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमारा एंटायर है डिसोल्यूशन का प्रोसेस, और ये एंडोथर्मिक है। तो बताना क्या, किस तरह से आप इसको फेवर कर सकते हो जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तब, है ना। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड increases, correct? Okay. तो एक सॉल्ट जिसको आप डिसॉल्व नहीं कर पा रहे हैं नॉर्मली, उससे भी अगर आप डिसॉल्व करना चाहते हो तो आप थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दो, थोड़ा हीट कर दो, वो सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा। फाइन बच्चों, एक रिलेशन है बिटवीन Q एंड K। Q एंड K के बीच में रिलेशन समझना है हम लोगों को। तो Q पता है ना आपको क्या होता है? R अपॉन, सॉरी, P अपॉन R, P अपॉन R, और K आपको पता है क्या होता है? P एट इक्विलिब्रियम अपॉन R एट इक्विलिब्रियम। ठीक बात है, ठीक है। तो अगर कभी भी Q लेस देन K दिया हो तो इसका मतलब क्या होगा? Q लेस देन K दिया है, इसका मतलब है कि या तो ये जो P है उसकी वैल्यू कम है व्हेन कंपेयर टू P एट इक्विलिब्रियम, तभी ये रेशियो कम हुआ, ठीक है। या तो न्यूमरेटर कम होगा, नहीं तो फिर हो सकता है कि जो R की वैल्यू है वो ज्यादा है व्हेन कंपेयर टू R एट इक्विलिब्रियम, तभी Q जो था वो कम हो गया, इसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा। तो Q कम कब हो रहा है? या तो उसका न्यूमरेटर कम है तब कम हो रहा है, नहीं तो उसका डिनोमिनेटर ज्यादा है इसलिए वो कम हो रहा है, ठीक है। Q लेस देन K का मतलब क्या होता है? Q लेस देन K का मतलब है, क्या ये इसकी हम बेसिकली इसका ही मीनिंग समझ रहे हैं, इसका मीनिंग क्या होगा अगर कभी भी Q लेस देन K दिया हुआ है तो उस समझने के प्रोसेस में थोड़ा और आगे बढ़िए। P प्रोडक्ट जो है, क्या उसकी कॉन्सेंट्रेशन P एट इक्विलिब्रियम से कम होती है? प्रोडक्ट, यस, आपको पता है ना, प्रोडक्ट शुरू में तो 0 होता है, फिर वो बढ़ता जाता है, फिर वो मैक्सिमम कहां तक होता है? इक्विलिब्रियम तक। तो यस, ये तो हमेशा ही होता है। बताओ, क्या R की जो वैल्यू होती है रैंडम किसी भी मोमेंट पे जो R है उसकी वैल्यू क्या R एट इक्विलिब्रियम से ज्यादा होती है? हाँ, बिल्कुल होती है। R की वैल्यू मैक्सिमम होती है टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, उसके बाद वो डिक्रीज होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है और डिक्रीज होता रहता है, डिक्रीज होकर कहां तक डिक्रीज होता है? R एट इक्विलिब्रियम तक, राइट, ठीक है। तो ये जब ये काम चल रहा है, अब बताना इस केस में रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में प्रीडोमिनेटली आगे बढ़ रही होती है? जब P की वैल्यू कम है व्हेन कंपेयर टू P एट इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुआ है, और जब R की वैल्यू ज्यादा है व्हेन कंपेयर टू R एट इक्विलिब्रियम, इसका मतलब है कि R अभी तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुआ है। इट मींस ये कौन सा पॉइंट है, ये क्या पॉइंट को डिनोट कर रहा है, ये आपको बता रहा है
बिफोर इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट, ठीक है। और क्या आप जानते हो, क्या आपको ये मालूम है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो पहले तो ज्यादा होती है, फिर धीरे धीरे वो डिक्रीज होती जाती है। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो पहले 0 होता है, फिर धीरे धीरे वो इंक्रीज होता जाता है। शुरू में 0 होता है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है और इक्विलिब्रियम पे आके दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुआ है तब तक आप बताओ क्या ये बात कहना सही होगा दैट बिफोर इक्विलिब्रियम RF is more than RB, rate of forward reaction is more than rate of backward reaction? Yes, ऐसा ही तो है। शुरू में तो rate of backward reaction 0 होती है, उसके बाद धीरे धीरे करके वो बढ़ती जाती है। rate of forward reaction घट रहा है और वो घटते 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 फाइनली इक्विलिब्रियम पे आता है। तो RF is always more than RB। इक्विलिब्रियम जब तक अटेन नहीं होती है तब तक RF is more than RB। जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाती है तो RF is equal to RB, करेक्ट, ठीक है। तो जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा है व्हेन कंपेयर टू रेट ऑफ रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन, इसका मतलब है इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुई है। और हम ये बोल सकते हैं कि क्योंकि फॉरवर्ड की रेट ज्यादा है दैट्स व्हाई रिएक्शन प्रीडोमिनेंटली कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट। रिएक्शन इज प्रीडोमिनेंट इन forward direction, clear? Okay, now coming to अगर कभी भी दिया हो Q more than K, Q more than K का मतलब क्या होगा, आप समझ गए ना। Q less than K का मतलब क्या है, रिएक्शन प्रीडोमिनेटली फॉरवर्ड में चल रही है। अब आते हैं Q more than K में। तो Q का मतलब तो आप जानते हो क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। K का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम अपॉन रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। और हम अभी बात कर रहे हैं Q अधिक है K से, इसका मतलब या तो ये होगा कि P ज्यादा है व्हेन कंपेयर टू P एट इक्विलिब्रियम, या फिर ये होगा कि जो R है, Q को आपको ज्यादा करना है ना तो डिनोमिनेटर को कम कर दो, तो R की वैल्यू कम है व्हेन कंपेयर टू R एट इक्विलिब्रियम। इन दोनों में से कोई एक बात है। अब आप ये बताइए क्या ये पॉसिबल है कि प्रोडक्ट की वैल्यू प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम से भी ज्यादा हो जाए? ये कभी पॉसिबल नहीं है। प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है, इक्विलिब्रियम पे, और रिएक्टेंट मिनिमम कब होता है, इक्विलिब्रियम पे। तो रिएक्टेंट की वैल्यू लेस देन R एट इक्विलिब्रियम इज नॉट पॉसिबल नेचुरली, और ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह का कुछ सेटिंग करने के लिए आपने क्या किया होगा, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया उस टाइम पे आप एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऐड कर दिए। बस यही एक तरीका है प्रोडक्ट को इंक्रीज करने का व्हेन कंपेयर टू प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि नेचुरली तो कभी भी प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा नहीं ही होगी व्हेन कंपेयर टू प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। P एट इक्विलिब्रियम मैक्सिमम वैल्यू होती है प्रोडक्ट की जब एक रिएक्शन नेचुरली प्रोसीड कर रहा होता है। तो आपने क्या करा है, आप अभी ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका था, आप जाकर उस कंटेनर में एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऐड कर दिए, और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऐड करने से क्या हुआ, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गई, और अब आप बोल रहे हो कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई है, ज्यादा हो गई है। समझ गए हो, ठीक है। तो आपने जब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को ऐड कर दिया तो फिर ऑब्वियस बात है इस टाइम पे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो ही जाएगी व्हेन कंपेयर टू प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम, राइट। तो P अगर ज्यादा हो जाता है, प्रोडक्ट अगर ज्यादा हो जाता है, तो रिएक्शन क्या कोशिश करती है, रिएक्शन चाहता है उस प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को घटाना, कम करना, है ना। उसके लिए वो क्या करता है, वो प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, और प्रोडक्ट कंज्यूम कब होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, राइट। इसका मतलब है कि इस केस में बैकवर्ड रिएक्शन विल प्रीडोमिनेट, ठीक है। एक और नीचे वाला भी आप देख लो, रिएक्टेंट की वैल्यू कम है व्हेन कंपेयर टू रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, रिएक्टेंट तो मैक्सिमम होते हैं, फिर घटते घटते रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम आता है। तो अगर रिएक्टेंट की वैल्यू कम आ रही है व्हेन कंपेयर टू रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम, मतलब जब इक्विलिब्रियम अटेन हुआ उस टाइम पे आप गए उस कंटेनर में से रिएक्टेंट को आपने बाहर निकाल लिया, ठीक है, और रिएक्टेंट की वैल्यू डिक्रीज हो गई, इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब हो गया।
अब क्या है, इक्विलिब्रियम को वापस से रीस्टैब्लिश करना है। इक्विलिब्रियम अपने आप को, ऑब्वियसली वो रिएक्शन अपने इक्विलिब्रियम को वापस से रीस्टैब्लिश करेगा। रिएक्टेंट की वैल्यू को आपने डिक्रीज करी है, वो रिएक्टेंट को बढ़ाएगा, और रिएक्टेंट को बढ़ाने का तरीका क्या है बच्चों, बैकवर्ड रिएक्शन अगेन, है ना। इसका मतलब है कि यहां पर भी बैकवर्ड रिएक्शन विल प्रीडोमिनेट। तो कभी भी अगर Q की वैल्यू मोर देन K गिवन हो, इसका मतलब है बैकवर्ड रिएक्शन प्रीडोमिनेंट है। Q की वैल्यू लेस देन अगर K है, इसका मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन प्रीडोमिनेंट है। ओके, ठीक है। और एक लास्ट केस, Q लेस देन K तो आप समझ गए, Q मोर देन K भी समझ गए हो। अगर मान लो Q इक्वल टू K आ गया, इसका मतलब क्या है, सीधा मतलब है इक्विलिब्रियम। Q एट इक्विलिब्रियम को ही तो हम K कहते हैं, है ना। तो Q और K अगर बराबर आ जाएगा तो उसको हम इक्विलिब्रियम बोल देंगे, करेक्ट। ओके, अब एक टॉपिक आता है बच्चों, कभी कभी एडिशन ऑफ इनर्ट गैस करी जाती है, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर कभी भी इनर्ट गैस की एडिशन करी जाए कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो आप बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा, इक्विलिब्रियम वोंट गेट डिस्टर्ब्ड, इक्विलिब्रियम वोंट गेट डिस्टर्ब्ड, ठीक है। और अगर आप कभी भी एडिशन ऑफ इनर्ट गैस कर रहे हो एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेशर को रखकर, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर को आपने रख दिया है। अब देखो कांस्टेंट प्रेशर है, आपको पता है ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, प्रेशर को आपने कांस्टेंट कर दिया है, नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज कर रहे हो, इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। तो अगर आपने इनर्ट गैस को ऐड करके वॉल्यूम को इंक्रीज करा है, तो वो रिएक्शन क्या करेगी, खुद का वॉल्यूम इंक्रीज करके आपके इंक्रीज्ड वॉल्यूम को बैलेंस करेगी। मतलब रिएक्शन will proceed in direction in which volume increases। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूं इसको। अगर मान लो आपने PV इज इक्वल टू एनआरटी, आपने क्या करा, सडनली आपने नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, नंबर ऑफ मोल्स को आपने बढ़ा दिया है। प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए, कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन है, उस पे आपने नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज किया है, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम शुड इंक्रीज, है ना। तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी जिस डायरेक्शन में वॉल्यूम बढ़ रहा है। ओके, ठीक है। एक रिलेशन है बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेपर डेंसिटी। क्या होता है देखते हैं बच्चों, आपने पढ़ा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम किसे कहते हैं, मैंने आपको ये बताया था। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिनोट करा जाता है अल्फा से, और इसका मतलब क्या होता है, कितने मोल्स डिसोसिएट हो रहे हैं अपॉन टोटल कितने मोल्स हैं, ठीक है। डिसोसिएटिंग मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ओके, एक्स क्या है, डिसोसिएटिंग मोल्स, ए क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, करेक्ट। ओके, अब ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है इसको हम डिफाइन कर रहे हैं। बताओ, अल्फा इज इक्वल टू एक्स बाई ए लिखा है, इसका मतलब लिख सकते हो ना, एक्स इज इक्वल टू ए अल्फा, और एक्स यहां पर क्या बता रहा है, डिसोसिएटिंग मोल्स, ए क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, करेक्ट, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया है स्टेट्स ऑफ मैटर में किस तरह से एक मिक्सचर की मोलर वेट डिफाइन करी जाती है। मोलर वेट ऑफ मिक्सचर डिफाइन करने का क्या तरीका होता है, बताया था मैंने, याद है आपको। जैसे कि मैंने ये कहा था कि अगर मान लो एक कंटेनर है, उस कंटेनर में नाइट्रोजन है 50% और उस कंटेनर में ऑक्सीजन है 50%, तो उस कंटेनर की मोलर वेट कितनी होगी, या फिर इस मिक्सचर की मोलर वेट कितनी होगी।
अगर सिर्फ नाइट्रोजन होता तो मोलर वेट कितना होता 28, अगर सिर्फ ऑक्सीजन होता तो मोलर वेट कितना होता 32। आपके पास 50% नाइट्रोजन है और 50% ऑक्सीजन है, तो मोलर वेट ऑफ मिक्सचर कितना होगा 50% ऑफ नाइट्रोजन दैट इज 28 का 50% और 32 का 50%। ठीक है, आ गया? ओके, तो इस तरह से हम मोलर वेट ऑफ मिक्सचर को डिफाइन कर सकते हैं। सही बात है। एक और पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज कर रही हूं सो दैट अभी हम जो डेरिवेशन करें उसमें कोई दिक्कत नहीं आए। ओके, एक और पॉइंट बताओ, अगर कभी भी आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते थे, नंबर ऑफ मोल्स, तो आप क्या करते थे, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट करते थे, है ना? गिवन वेट अगर निकालना होता, गिवन वेट अगर निकालना होता तो क्या करते, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर वेट करते। सही बात है, नंबर ऑफ मोल्स जो भी है इनटू मोलर वेट करेंगे तो गिवन वेट आ जाएगा। ठीक, और एक लास्ट पॉइंट बताओ, क्या आपको ये भी याद है वेपर डेंसिटी क्या होती है? वेपर डेंसिटी होती है मोलर वेट अपॉन 2। ठीक, चलो अब हम आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। PCl5 टूट करके बना रहा है PCl3 और Cl2। ओके, रिएक्शन बैलेंस्ड है। ठीक, अब क्या है, लेट्स सपोज टाइम t इज इक्वल टू 0 पे A थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5, ये दोनों कितना कितना होगा 0 0। फिर मान लेते हैं PCl5 टूटा, कितना टूटा, A अल्फा टूटा, मैंने उधर बताया है A अल्फा का कैसे कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ये अगर A अल्फा टूटा या फिर हम बोल दें ये X टूटा, डिसोसिएटिंग मोल्स लिख लो, डिसोसिएटिंग मोल्स ऑफ PCl5, ये कितना है X है मान लेते हैं, और X की वैल्यू किसके बराबर आएगी, A अल्फा के बराबर आएगी। ठीक है, ओके, तो अगर PCl5 A अल्फा डिसोसिएट हो रहा है तो लेट्स सपोज ये इक्विलिब्रियम तक A अल्फा डिसोसिएट हुआ, ठीक है, टिल इक्विलिब्रियम। तो अब ये बताओ T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे कितना बचा हुआ रहेगा, A माइनस A अल्फा बचा हुआ रहेगा, राइट? A माइनस A अल्फा बचा हुआ है। अब देखो ये अगर एक टूटेगा तो ये एक बनेगा, ये एक बनेगा। अगर A अल्फा टूटेगा, अगर PCl5 का A अल्फा डिसोसिएट हुआ तो कितना कितना बनेगा, A अल्फा बनेगा और A अल्फा बन जाएगा। ठीक बात है, ओके। अब आप जानते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जब एक रिएक्शन स्टार्ट होती है तो इनिशियल मास जो होते हैं दैट इज इक्वल टू रिएक्शन खत्म होने के बाद फाइनल मास। यहां तो खैर रिएक्शन खत्म होना इज इक्विलिब्रियम की बात, ठीक है, तो यहां पर मास एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू इनिशियल। सही बात है, ओके। अब देखो मास एट इक्विलिब्रियम को डिफाइन कैसे करेंगे? देखो इक्विलिब्रियम पे तो आपके पास मिक्सचर होता है ना, पूरा पूरा मिक्सचर होता है, तो उस मिक्सचर का आप मोलर वेट निकाल लोगे, इनटू नंबर ऑफ मोल्स करोगे, तो नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम इनटू नंबर ऑफ मोल्स तो कर दिया एट इक्विलिब्रियम इनटू मोलर वेट ऑफ मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे तो पूरा मिक्सचर होता है ना। ठीक, चलो इनिशियल मास कैसे लिखेंगे? अगेन नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर वेट करेंगे। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली इनटू मोलर वेट। इनिशियली आपके पास कौन है? सिर्फ रिएक्टेंट है, तो उसका मोलर वेट। ठीक, ओके। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली आपके पास कितना था पता है? A था। इक्विलिब्रियम आते आते आपके पास कितने सारे नंबर ऑफ मोल्स आ गए? बहुत सारे। इन सबको ऐड करोगे तो कितना मिलेगा? A माइनस A अल्फा, A अल्फा कैंसिल हो गया, बच गया सिर्फ A अल्फा और एक A। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम is equal to A minus A alpha plus A alpha plus A alpha that is equal to A plus A alpha। ठीक बात है, ओके। तो मोल्स एट इक्विलिब्रियम आ गया है A plus A alpha।
इनटू मोलर वेट ऑफ मिक्सचर, मोलर वेट ऑफ मिक्सचर। इधर नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली कितने थे, ए, इनटू मोलर वेट ऑफ रिएक्टेंट। ओके, मोलर वेट ऑफ रिएक्टेंट जो भी है, यहां पे आपका रिएक्टेंट कौन है पता है ना, PCl5 रिएक्टेंट है यहां पर तो, ठीक। ओके, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लीजिए। रीअरेंज कैसे करेंगे, A इंटू PCl5 था, A इंटू मोलर वेट ऑफ PCl5 इज इक्वल टू A प्लस A अल्फा इंटू मोलर वेट ऑफ मिक्सचर, करेक्ट, ठीक है। कॉमन ले लेना, A को यहां से कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा, A इंटू 1 प्लस अल्फा, कट गया ये, कट गया। अब क्या हो गया, MPCl5 अपॉन M मिक्स इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, करेक्ट, ठीक है। तो अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हो तो आप मोलर वेट ऑफ PCl5 तो आप निकाल ही सकते हो, इसमें तो आप एक्सपर्ट हो, तो आप मोलर वेट ऑफ मिक्सचर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में इनमें से एक कुछ दिया रहेगा और दूसरा पूछा जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखना, मैं आपको एडवाइस दूंगी, ये कोई फॉर्मूला नहीं है जिसको आप याद करो, आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करना है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि रिएक्शन पे डिपेंड करेगा ये A प्लस A अल्फा वाली बात, ठीक है। ओके, तो बच्चों इस चैप्टर की थ्योरी बस इतनी ही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारा अलग वीडियो में है, और कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।